स्कूल बस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स तो होती है, साथ ही साथ आम लोग भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर का भी सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम आयानो कोजी कियोटाका होता है। ये बंदा यहाँ पे नोटिस कर रहा होता है कि इस बस में चल के आ रहा होता है, तो बेसिकली यहाँ पे एक लड़की होती है कुशिडा, और वो इधर एक स्कूल के स्टूडेंट से बात कर रही होती है। वो कहती है कि जिस सीट पे तुम बैठे हुए हो ये एक रिजर्व सीट है, तो ये बूढ़ी औरत काफी देर से खड़ी हुई है, तो प्लीज इसको बैठने दो, ये तुमसे बूढ़ी है तो तुम्हें इसको ये सीट देनी चाहिए। तो वो बंदा कहता है भाई मैं क्यों दूं इसको सीट, हाँ मैं मानता हूँ ये रिजर्व सीट है, लेकिन फिर भी इस औरत के चक्कर में मैं क्यों खड़ा रहूं, मेरा भी तो स्टैमिना यूज होगा ना खड़े होने में, मैं भी थकूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो कुशिरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इंसानियत के नाते ये सब कर सकते हो, इससे काफी अच्छा होगा, लेकिन भाई वो बंदा तो नहीं मानता। तो यहाँ पे वो औरत यही कहती है कि चिंता मत करो बेटी, शुक्रिया, लेकिन मैं खड़े रह लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुशिरा यहाँ पे पूरी बस में सब लोगों से पूछती है कि क्या कोई भी इस औरत को अपनी सीट नहीं देगा, इसको ऐसी खड़े रहने दोगे तुम। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स तो भाई बैठे होते हैं, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वो खड़ी है या फिर बैठी है। लेकिन एंड में यहाँ पे एक औरत होती है जो कि स्टूडेंट नहीं होती है, वो आम औरत होती है, वो अपनी सीट से उठ जाती है उस बूढ़ी औरत को बैठाने के लिए। यहाँ पे कियोटाका नोटिस करता है कि उसके साइड में उसकी एक क्लासमेट बैठी होती है और वो भी ये सारी सिचुएशन इग्नोर कर रही होती है, उसने भी अपनी सीट नहीं दी होती है। तो जब ये लोग यहाँ पे स्कूल पहुंच जाते हैं और इस बस से नीचे उतरते हैं, तो वो बंदी जिसका नाम होता है होरिकिटा, वो यहाँ पे कियोटाका से यही कहती है कि हे तुम मुझे बस में घूर रहे थे क्यों, है ना। तो कियोटाका उससे यही कहता है कि मैंने नोटिस किया कि तुमने अपनी सीट उसको नहीं दी उस औरत को, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे होरिकिटा का यहाँ पे हमें बिहेवियर पता चलता है कि वो थोड़ा एटीट्यूड में रहती है और उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा सही है, तो वो ज्यादा किसी से दोस्ती वगैरह नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे कियोटाका को भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके का होता है और वो इस इंसिडेंट को यहाँ पे ऐसे ही जाने देता है। जब ये लोग यहाँ पे क्लासरूम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इत्तेफाक से कियोटाका की सीट इधर होरिकिटा के साइड में ही होती है और ये दोनों साथ साथ ही बैठे होते हैं। ये सारे के सारे बच्चे इधर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे हिराटा खड़ा होता है और वो ये कहता है कि हे गाइस क्या हाल है तुम्हारे, हम सबके सब नए हैं और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्यों ना हम अपना एक इंट्रोडक्शन दे, सबके सब अपने बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे कुशिरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है क्या बात है, काफी अच्छा प्लान है, चलो फिर ठीक है एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं, सबके सब लोग अपने हॉबीज के बारे में बताते हैं, अपने नाम वगैरह बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एंड में सूडो की बारी आती है तो वो बोलता है कि क्या भाई तुम बच्चे बच्चे हो गए क्या, फालतू की हरकतों में लगे हुए हो तुम, मैं नहीं देने वाला कोई इंट्रोडक्शन वगैरह। यहाँ पे भाई दूसरी औरत तो बेचारा कियोटाका ये सोच रहा होता है कि वो स्टार्टिंग कैसे करेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे इतने में ये सब शांत हो जाते हैं क्योंकि सामने से इनकी होमरूम टीचर आ जाती है चाबाशिरा। यहाँ पे वो क्लास में आती है और इन सब स्टूडेंट्स को ये बताती है कि इस स्कूल्स के कुछ रूल्स है जिनको तुम्हें मानना पड़ेगा। यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स को रूल बुक्स देती है और वो बताती है कि ये स्कूल मेनली पॉइंट सिस्टम के ऊपर चलता है, तुम सबको तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब क्योंकि इस स्कूल में आना ही काफी ज्यादा बड़ी बात है और ऑब्वियसली यार ऐसा लगता है कि स्कूल में इतनी आसानी से एडमिशन भी नहीं होता होगा, तो काफी बड़ी बात है कि इन लोगों का यहाँ पे इस स्कूल में एडमिशन हुआ है। भले ये जो क्लास है ये 1D है, यानी कि इस पूरे स्कूल की सबसे लोएस्ट रैंक की क्लास है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी इन सबको यहाँ पे 1 लाख पॉइंट्स मिले होते हैं। चाबाशिरा इनको ये बताती है कि हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे और तुमने काफी मेहनत करके इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, इस वजह से तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स इधर मिले हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल तुम यहाँ पे मौजूद हर चीज के ऊपर कर सकते हो। हाँ, रूल्स के हिसाब से तुम्हें बाहरी दुनिया से कांटेक्ट काफी कम करना होगा, लेकिन उसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इस स्कूल में सारी की सारी फैसिलिटीज है, शॉपिंग मॉल्स हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए और सब कुछ है मतलब यहाँ पे। और ये लोग इन पॉइंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल असली पैसों की तरह भी कर सकते हैं। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 येन, तो आपको पता होगा जापानीज करेंसी है 1 येन, तो बेसिकली इनको यहाँ पे 1 लाख येन मिले होते हैं, जिसको देख के यहाँ पे सारे के सारे बच्चे शौक हो जाते हैं क्योंकि भाई ये तो सिर्फ बच्चे हैं, इनके हाथ में 1 लाख येन कैसे दे दिए इन लोगों ने। तो ये सब काफी ज्यादा शौक होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलने के बाद सारे के सारे बच्चे हमें पागलों की तरह इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देते हैं, गेम्स वगैरह खरीदते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं, ज्वेलरी वगैरह सब खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि भाई हर महीने की शुरुआत में इनको पैसे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब के अलावा यहाँ पे सिर्फ होरिकिटा और कियोटाका ही होते हैं ऐसे 2 इंसान जो कि भाई पागलों की तरह खर्चा नहीं कर रहे होते हैं। इधर होरिकिटा काफी चीप आइटम्स खरीद रही होती है, उसको कोई शो ऑफ में भरोसा नहीं होता, वो बस अपने नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती होती है, इसलिए वो कुछ ज्यादा खर्चे नहीं करती और कियोटाका को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने पैसों को ज्यादा खर्च करने में। यहाँ पे कुछ समय बाद कुशिडा इधर कियोटाका से बात करने के लिए आती है, वो उसको अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा मेन गोल ये है कि मैं इस पूरे स्कूल में सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा
दोस्त बनाना चाहती हूँ। और ऑब्वियसली बात है यार, मतलब इंट्रोडक्शन के दौरान भी कुशिरा ने यही बताया था कि उसको सब लोगों को अपना दोस्त बनाना है और कभी भी अगर ये लोग कोई प्लान बनाते हैं साथ जाने का या फिर कुछ एंजॉय करने का तो वो उसको बुला सकते हैं। तो बेसिकली कुशिरा का ये प्लान होता है और सिर्फ अभी एक इंसान होती है जिससे उसकी बात नहीं हुई होती है, जो कि होती है होरिकिता, क्योंकि होरिकिता हमेशा अकेली रहती है और उसको किसी से बातचीत करना कुछ ज्यादा पसंद नहीं होता है। कुशिरा यही कहती है कि मैंने देखा है कि होरिकिता हमेशा सिर्फ तुमसे ही बात करती है और ऐसा लगता है कि तुम काफी क्लोज फ्रेंड्स हो। तो क्योटाका कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी उससे कुछ ज्यादा खास बात नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली कुशिरा को होरिकिता से दोस्ती करनी होती है और वो क्योटाका से मदद मांगती है कि प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे को उससे दोस्ती करने में। तो यहाँ पे एंड में आके क्योटाका मान जाता है। तो जब ये लोग यहाँ पे क्लासरूम में होते हैं तो सब लोगों के यहाँ पे ग्रुप्स बन चुके होते हैं, लेकिन क्योटाका और होरिकिता अकेले होते हैं। होरिकिता ये कहती है कि इतना बेकार है, तुम्हारी किसी से दोस्ती भी नहीं हुई। तो क्योटाका कहता है कि तुम भी तो अकेली हो। तो होरिकिता कहती है मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अकेले रहना पसंद है, लेकिन तुम क्यों अकेले हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्योटाका अपने मेन पॉइंट पे आता है। वो ये कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे एक कॉफी शॉप है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे चलोगी। तो होरिकिता पहले यहाँ पे जाने के लिए नहीं मानती और वो ये कहती है कि तुम्हारे पास कोई और दोस्त नहीं है क्यों, है ना, और मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, सच सच बताओ क्यों लेके जाना चाहते हो। तो यहाँ पे क्योटाका यही कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें अपने साथ लेके इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियां होती है और मेरे को काफी एम्बेरस फील होगा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे को अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे फाइनली होरिकिता उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। ये लोग जब यहाँ पे इस कॉफी शॉप में आते हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली एक टेबल खाली हो चुकी होती है और ये लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे ये लोग यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ी बहुत बात करना शुरू करते हैं तभी यहाँ पे कुशिरा आ जाती है और वो इनसे बात करना शुरू कर देती है। जैसे वो यहाँ पे आती है तो होरिकिता उठ के खड़ी हो जाती है। वो कहती है चलो फिर ठीक है, तुम्हारी दोस्त कुशिरा यहाँ पे आ चुकी है तो मेरी क्या जरूरत है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो ये लोग यहाँ पे होरिकिता को रोकने की कोशिश करते हैं। तो होरिकिता यही कहती है कि तुमने मेरे को बेवकूफ समझ रखा है क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरे को ये सारी चीज समझ नहीं आ रही। मतलब हम जब इस कैफेटेरिया में आए थे तो इमीडिएटली यहाँ पे हमारी क्लास के जो बच्चे बैठे थे वो उठ के चले गए और कुछ ही मिनटों पहले तो हमारी क्लास ओवर हुई है। तो इसका मतलब तो उन्होंने यहाँ पे आके कुछ खाया पिया भी नहीं होगा और इतनी जल्दी वो चले गए 2-3 मिनट में, इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि होरिकिता कितनी स्मार्ट है, उसने यहाँ पे सारी की सारी पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया होता है। और क्योटाका ये कहता है कि हाँ मतलब तुम ठीक हो, हमने तुम्हें सेटअप किया था, हमने तुम्हें यहाँ पे जानबूझ के बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कुशिरा होरिकिता से दोस्ती करना चाहती होती है, लेकिन भाई होरिकिता तो उसकी बेइज्जती मार देती है। उसे यही कहती है वो कि देखो मेरे को तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी ये जो बातें हैं ना इससे मेरे को घिन आ रही है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो क्योटाका कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा ही चाहती हो, क्योंकि अब अगले 3 साल तक हमें साथ में ही रहना है और अकेले कैसे रह पाओगी तुम, 3 साल तक तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं बनेगा। तो होरिकिता ये कहती है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि मैं पिछले 9 साल से ही अकेली हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि कैसे सारे के सारे बच्चे पागलों की तरह अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत लोगों के तो पॉइंट्स भी खत्म हो चुके होते हैं, इन्होंने महंगी महंगी चीजें खरीद ली होती है। और हमें यही बताया जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट में आती है जब सब कुछ बदल जाता है। सारे के सारे बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि उनको 1 लाख पॉइंट्स नहीं मिले होते हैं, यहाँ पे 1 तारीख हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे चाबशिरा आती है और ये बच्चे सारे पूछते हैं कि हमें पॉइंट्स नहीं मिले, क्या सीन है क्या नहीं। तो चाबशिरा ये कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस मंथ के पॉइंट्स सबको अलॉट हो चुके हैं। तो ये बच्चे कहते हैं फिर हमारे पॉइंट्स दिख क्यों नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे चाबशिरा सारी की सारी हरकतें इनको बताती है कि क्लास में तुम कभी भी ध्यान नहीं देते थे, तुम बस बातें करते रहते थे, फोन चलाते रहते थे, गेम्स खेला करते थे और सोते रहते थे। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि ये पॉइंट्स तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें दिए जाएंगे। हाँ, कितने बेवकूफ हो तुम, तुम्हें इतनी सी चीज समझ नहीं आई कि हम इतने छोटे बच्चों को 1 लाख पॉइंट्स क्यों देंगे। और अब क्योंकि तुम्हें एक भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं इसका मतलब ये है कि तुम सबके सब फेल हो चुके हो। स्वागत है तुम्हारा क्लासरूम ऑफ द एलाइट में। तो बेसिकली यहाँ पे एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और मतलब काफी खतरनाक बात है। तो मतलब यार पहले तो बच्चों को खुश कर दिया, उसके बाद पॉइंट्स नहीं मिल रहे तो ठीक ही है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। मे बी यहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग होंगे जो कि अपनी परफॉर्मेंस की मदद से ये पॉइंट्स इकट्ठा कर पाएंगे। एनीवे यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ कि एंड में किन किन लोगों के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स बचे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं, आपको पता ही होगा यार। अपना ये जो मेन कैरेक्टर है क्योटाका, उसके पास 82,000 पॉइंट्स है। यहाँ तक कि होरिकिता के पास भी 91,000 पॉइंट्स है यार, उसने तो ना के बराबर पॉइंट्स यूज किए। और थर्ड नंबर पे आती है किक्यो कुशिडा जिसके 54,000 पॉइंट्स होते हैं और बाकी सबके तो काफी कम पॉइंट्स बचे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे भाई स्विम सूट में मजे कर रहे होते हैं और आयानोकोजी इन लोगों को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे होरिकिता आयानोकोजी के पास आती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है और ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि मतलब बेसिकली होरिकिता यही चाहती है कि इनको अपने ग्रेड्स वगैरह इंप्रूव करने होंगे क्योंकि इनको फिर से पहले का सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिस सीन पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो यहाँ पे इनको ये सारी न्यूज देने के बाद कि ये फेलियर है क्लास, साई चाबशिरा इधर इन लोगों को एस सिस्टम एक्सप्लेन करती है जिस सिस्टम पे ये स्कूल वर्क करता है। जो 4 फर्स्ट ईयर की क्लासेस है A, B, C और D, इनको मेरिट के हिसाब से रैंक किया गया है। चाबशिरा इन सबको ये बताती
कहती है कि तुम्हें इस बार सिर्फ 0 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि सच में काफी बेकार है और इसी वजह से तुम क्लास डी में हो। लेकिन अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हो और टेस्ट वगैरह में अच्छा से परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम सी क्लास में जा सकते हो। उसके लिए तुम्हें सी क्लास से भी ज्यादा पॉइंट्स लाने होंगे, जिसके बाद तुम सी क्लास में प्रमोट कर दिए जाओगे और सी क्लास को डी क्लास में डिमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चावशी सबको एक काफी शॉकिंग न्यूज देती है कि अगर जो अब अगला टेस्ट होने वाला है उसमें भी तुम में से कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक्सपेल कर दिया जाएगा, यानी कि स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे यार ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ये सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि इनको अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, वरना इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और काफी गलत होगा ये सीन। और अगर ये पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो इनको और भी पॉइंट्स कमाने को मिलेंगे। भले ही इनको 1 लाख पॉइंट्स फिर से नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 पॉइंट्स करके इनको हर पॉइंट पे मिलेगा, तो ठीक ही है यार, मतलब कुछ तो बेटर होगा। कुछ ना होने से अच्छा ही है कि कुछ तो हो, ठीक है। लेकिन इन सबके अलावा 3 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं इस क्लास के, केन सूडो, कांजी इके और हारुकी यामाउची। तो इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इनको कि ये क्लास के ओवरऑल स्कोर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे होरिकेता जब आयानोकोजी से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे अगर तुम फ्री हो तो यहाँ पे ये लोग आते हैं और आयानोकोजी को यार वो काफी अच्छी खासी ट्रीट देती है और काफी एक्सपेंसिव लंच खिलाती है। तो यहाँ पे आयानोकोजी को तो पहले समझ नहीं आता कि मतलब ये क्या चाहती है क्या नहीं, लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करता है उसको काफी मजा आता है। उसके बाद यहाँ पे सुजुने यानी कि होरिकेता बताती है उसको अपना प्लान कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे क्लास के 3 बेवकूफ बच्चे हैं इनको जोड़ के हम एक स्टडी ग्रुप बनाए, जैसे कि और लोगों ने बना रखा है। हम उन तीनों को पढ़ाएंगे और इससे पूरी क्लास का ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होगा। 0 से तो बेटर ही रहेगा ना, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल भी हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, इन तीनों को देख के पता चल रहा है। तो इसलिए आयानोकोजी ये तुम्हारा काम है कि तुम इन तीनों बेवकूफों को लाइब्रेरी लेके आओ पढ़ने के लिए। तो आयानोकोजी तो पहले यहाँ पे समझ नहीं पाता कि भाई यार वो क्यों मदद करेगा इस चीज में उसकी। तो होरिकेता यही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फ्री में इतना महंगा लंच खिलाऊंगी, उसके बदले में तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना। और याद रखो तुमने मेरे को गलत तरीके से उस कैफे में बुलाया था कुशिडा से मिलने के लिए, तो उसके लिए मैंने अभी भी तुम्हें माफ नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयानोकोजी के पास और कोई चारा नहीं होता बजाय होरिकेता के मदद करने के। यहाँ पे वो इन तीनों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई ये तीनों ये ढीठ होते हैं, उसकी बात नहीं बात है कि भाई वो क्यों पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे। बट आयानोकोजी यहाँ पे फिर थक के बैठ जाता है यार, वो सोचते हैं कि अब उसको क्या करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे वो कुशिडा को कॉल करता है, ठीक है, वो उससे ये सारी की सारी सिचुएशन डिस्कस करता है। तो कुशिडा आपको पता ही होगा वो सबसे दोस्ती करके बैठी होती है, तो उसके लिए इजी होता है इन लोगों को अप्रोच करना। तो ये सक्सेसफुली भाई चुटकियों में उन तीनों को मना लेती है। जिसके बाद यहाँ पे जब ये न्यूज आयानोकोजी होरिकेता को देता है तो होरिकेता भाई साफ मना कर देती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है जब कुशिडा ने उसकी मदद की है तो वो भी उसके स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में सोचेगी, और वैसे भी उसको तो यार होरिकेता से दोस्ती करनी है। तो होरिकेता यहाँ पे साफ मना कर देती है कि नहीं, कुशिडा हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती है, जबकि यहाँ पे उसी बेचारी ने मदद की होती है। तो कुशिडा कहती है ठीक है फिर यहाँ से आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। तो यहाँ पे ये जब लाइब्रेरी में आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो भाई होरिकेता तो डायरेक्टली इनकी बेइज्जती मार देती है कि तुम्हारी बस की नहीं है क्या ये नॉर्मल सी इक्वेशन सॉल्व करना, क्या बेवकूफ हो गए तुम। तो यार यहाँ पे सूडो तो गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, और वैसे मेरे को यहाँ पे इन फालतू की इक्वेशन सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, मेरे को एक बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, एक प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई होरिकेता उसको थोड़ा बहुत बोल देती है शांति से कि भाई तुम इस एटीट्यूड के साथ तो एक प्रोफेशनल कभी नहीं बन पाओगे और तुम्हारी बस की भी नहीं है प्रोफेशनल बनना, उसके लिए भी एक डेडिकेशन चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के यहाँ पे ये तीनों के तीनों यही सोचते कि भाई हम यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराना थोड़ी ना है, तो ये उठ के यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे कुशिडा होरिकेता को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम ऐसे बिहेवियर रखोगी तो फिर ये कभी नहीं रुकेंगे और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। होरिकेता ये कहती है कि ठीक है फिर इनको भाड़ में जाने दो, इनको फेल होने दो, मैं बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ इनके ऊपर। तो ये सुन के भाई कुशिडा को अच्छा नहीं लगता, उसको काफी बुरा फील होता है और वो यहाँ से भाई रोती रोती निकल जाती है। उसी रात यहाँ पे आयानोकोजी अपने रूम में बोर हो रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि चलो यार कुछ ड्रिंक वगैरह पी के आते हैं, बाहर निकलते हैं। जब वो यहाँ पे बाहर घूम रहा होता है तो उसको यहाँ पे होरिकेता की आवाज आती है जो कि एक लड़के से बात कर रही होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मनाबू होरिकेता होता है, और ये बंदा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे वो यही कहता है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि तुम स्कूल में अभी तक कर क्या रही हो, तुम्हें क्लास डी में डाला गया है, कितनी बेवकूफ हो तुम, अब मेरा नाम और मिट्टी में मिलाओ और स्कूल को छोड़ के चली जाओ, समझी। लेकिन यहाँ पे होरिकेता यही कहती है कि वो कोशिश करेगी, वो प्रैक्टिस करेगी जिसकी वो जल्द से जल्द क्लास ए में आ पाए। लेकिन भाई उसका बड़ा भाई बिल्कुल नहीं मानता और वो उसको यहाँ पे मारने वाला होता है, उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आयानोकोजी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पे मनाबू इधर आयानोकोजी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन भाई आयानोकोजी तो काफी फास्ट होता है और वो एकदम से उसके सारे अटैक से बच जाता है। यहाँ पे मनाबू उससे पूछते हैं कि क्या करते क्या हो तुम, इतने फास्ट कैसे हो तुम। तो भाई यहाँ पे आयानोकोजी आराम से बोलता है कि यार मैं तो बस पियानो बजाता हूँ और कैलीग्राफी करता हूँ। जिसके बाद मनाबू कहता है अच्छा मुझे याद आ गया तुम कौन हो, तुम वही स्टूडेंट हो ना जिसने एंट्रेंस एग्जाम में सारे के सारे सब्जेक्ट में सिर्फ 50 स्कोर किया था, मतलब 100 में से सिर्फ 50, वो भी हर सब्जेक्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आयानोकोजी कहता है इत्तेफाक से। तो मनाबू यहाँ पे यही कहता है कि अच्छी बात है सुजुने कि तुमने एक दोस्त बना लिया है। लेकिन यहाँ पे
सुजुने यही कहती है कि नहीं वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ क्लासमेट है। तो यहाँ पे भाई माना वो इसके बाद कुछ भी नहीं कहता और वो काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है अपनी बहन के ऊपर और वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे सुजुने और आयोनोकोजी एक दूसरे से बात करते हैं और वो यहाँ पे माफी मांगती है कि आयोनोकोजी ने उसको इस स्टेट में देखा, लेकिन आयोनोकोजी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलता है, वैसे भी मेरे को तुम्हें नॉर्मल देख के पहली बार अच्छा लगा, वरना तुम हमेशा काफी ज्यादा एटीट्यूड में रहती हो। यहाँ पे सुजुने भी आयोनोकोजी से पूछते हैं कि ये तुम्हारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक क्या थी, मतलब तुमने काफी कमाल करके दिखाया, ये कैसे किया तुमने। तो आयोनोकोजी कहता है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ मार्शल आर्ट्स जैसा नहीं है, वो मैं पियानो और टी सेरेमनीज किया करता था ना, इस वजह से मेरे मूव्स काफी फास्ट हो चुके हैं। तो सुजुने कहती है लेकिन तुमने तो पहले कहा था कैलीग्राफी। तो आयोनोकोजी कहते हैं हाँ कैलीग्राफी भी किया करता था मैं। यहाँ पे सुजुने आयोनोकोजी से ये भी पूछती है कि तुमने सच में एंट्रेंस के सारे एग्जाम्स में 50 स्कोर किया था, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब 100 में से डायरेक्टली 50 लेके आना, वो भी हर स्कोर में, ये तो काफी अजीब बात है। लेकिन यहाँ पे आयोनोकोजी यही कहता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है। तो सुजुने कहती है कि वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, तुम काफी अजीब हो। तो आयोनोकोजी इससे पूछता है कि क्या अब तुम्हारा वो स्टडी ग्रुप वाला सीन खत्म हो चुका है, अब तुम नहीं पढ़ोगे ना उनके पीछे। तो सुजुने यही कहती है कि हाँ मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी अगर हमें अपनी पूरी क्लास के स्कोर्स इंप्रूव करने हैं तो अच्छा ही है कि ये सारे लोग जो बेवकूफ है ये फेल होकर स्कूल से बाहर ही निकल जाए, वही अच्छा रहेगा। आयोनोकोजी इसके बाद यहाँ पे सुजुने से यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो हमेशा तुम लोगों से दूर रहती हो, क्योंकि शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोग तुम्हें पीछे घसीटेंगे और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहीं इसी वजह से तुम्हें क्लास डी में नहीं डाला गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सुजुने नहीं दे पाती, वो खुद यहाँ पे सोच में पड़ जाती है। और फाइनली यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम्स आ जाते हैं, इन सबका ये मौका आता है कि अपने आप को प्रूव करके दिखाए और नए पॉइंट्स अर्न कर पाए। और यहाँ पे फाइनली क्लास डी भाई काफी सीरियस होकर अपने स्कोर्स को काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव करती है और काफी अच्छा परफॉर्म करती है और सबसे हाईएस्ट स्कोर्स लेके आती है पूरे स्कूल में। तो यार ये तो काफी कमाल की बात है, चलो काफी सुधर गए हैं बच्चे, है कि नहीं। और इस स्कूल में आए हैं इसका मतलब ये है कि ये पहले से पढ़ाई में काफी अच्छे हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कि है आयोनोकोजी, उसने यार इस एपिसोड में काफी कमाल करके दिखाया और हमें उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली है जो कि ये दिखाती है कि वो जैसा दिखता है कि वो काफी एवरेज स्टूडेंट है और कुछ खास नहीं है, और ऐसा है नहीं। वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कमाल का बंदा है जो कि हमें शायद आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस बार क्लास डी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होता है भाई, मतलब लगभग इन्होंने अपने स्कोर इतनी कमाल के तरीके से इंप्रूव किए होते हैं ना कि भाई जो चापशीरो होती है वो खुद शॉक हो जाती है। वो इनकी जो होमरूम टीचर होती है वो खुद ये कहती है कि यार मतलब मेरे को तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एकदम से इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है, क्या बात है। लेकिन अभी भी एक इंसान ऐसा है जो कि फेल हो गया है और ये और कोई नहीं बल्कि केन सूडो होता है। यहाँ पे इनको 40 मार्क्स की जरूरत थी कम से कम पास होने के लिए, लेकिन उसके बेचारे के 30 मार्क्स ही आए होते हैं। वो सिर्फ एक पॉइंट से मिस हो गया होता है और फेल हो चुका होता है, जिसका मतलब ये है कि अब केन सूडो को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वो यहाँ खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योटाका इधर कुशिरा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो उससे यही कहता है कि मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो कहते हैं कि हाँ जरूर चलते हैं। तो ये लोग यहाँ पे एक अपर क्लासमैन से मिलते हैं, एक ऐसा बंदा जो कि मतलब इनका सीनियर होता है, ठीक है। ये लोग उसके पास जाके बैठते हैं और देखते हैं कि इस बंदे के पास में पैसे नहीं होते, मतलब इसके शायद पॉइंट्स खत्म हो चुके होते हैं जब ये ना बेकार का खाना खा रहा होता है फ्री का। तो क्योटाका यहाँ पे उसे एक ऑफर देता है, वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम ये बेकार का खाना खा रहे हो, तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ पॉइंट्स कमाने की। अगर तुम मेरे को पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स दे दोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दूंगा। तो यहाँ पे जब वो बंदा पूछता है कि भाई कितने पॉइंट्स दोगे, तो इधर पहले तो क्योटाका 10,000 पॉइंट्स बोलता है, लेकिन वो यही कहता है कि नहीं 10,000 पॉइंट्स से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ज्यादा चाहिए, 30,000 के अराउंड बोलता है वो पॉइंट्स। उसके बाद धीरे धीरे करके भाई कुशिरा उसको मनाना शुरू करती है, कुशिरा की ब्यूटी को देख के और उसकी अदाओं को देख के वो धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। ये दोनों बार्गेन करने लग जाते हैं क्योटाका और वो अपर क्लासमैन, और ये एंड में आके 15,000 पॉइंट्स पे डन करते हैं इस डील को, जिसमें यार वो अपने क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चन आंसर सब कुछ देगा, इनको सारा मटेरियल देगा, ठीक है। पहले तो इनको लगता है कि कुछ क्वेश्चन सेम होंगे कुछ क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन जब ये लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन सेम होते हैं दोनों सालों के, मतलब 2 साल से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो हो सकता है कि इस साल भी सेम क्वेश्चन आए, ये लोग ऐसा सोचते हैं। और इधर क्योटाका कुशिरा से यही कहते हैं कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताओ, क्योंकि लोग मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुशिरा यही सोचती है कि इससे इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो क्योटाका यही कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भी घबराया नहीं इस चीज में। इसका मतलब ऐसा होता रहता होगा कि जूनियर स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर मांगते ही होंगे, तो इसमें रूल्स के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये जरूर रूल्स के अंदर ही होगा। जिसके बाद जब यहाँ पे क्योटाका केन के पास जाता है उसे स्टडी ग्रुप में इनवाइट करने के लिए, तो वो देखता है कि केन को इधर क्लास सी के स्टूडेंट्स ने घेर रखा होता है, और भाई तुम्हें पता ही है केन बड़ा चौड़ता है और वो उनसे लड़ने के लिए कह रहा होता है। और जब इधर केन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इनमें से 2 बंदे केन को पकड़ लेते हैं और जो
रोइन का लीडर होता है रोइन, वो आता है और वो यही कहता है कि हमें पता है कि तुम फेल हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे बस की भी नहीं है इस स्कूल में आगे बढ़ना। यहाँ पे वो अपनी उंगली आगे लाता है जैसे कि वो भाई कैन की आंखों में वो उंगली डालने वाला होता है, जिसके बाद भाई कैन डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोइन भी कहता है कि क्या बात है यार, ये तो मतलब पहले ही डर गया। वो उसके माथे पे ऐसे उंगली से मारता है और उसको आगे और टॉर्चर करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पे होनामी इचिनो से आ जाती है और वो यही कहती है कि बस रुक जाओ, बहुत हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे रोइन कहता है कि अरे हम कुछ नहीं कर रहे यार, ये बंदा हमें परेशान कर रहा था। तो वो कहती है कि अच्छा, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, छोड़ दो उसे, नहीं तो मेरे को यहाँ पे स्कूल की सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा कि यहाँ पे दंगा चल रहा है। तुम्हें पता है ना स्कूल में लड़ाई झगड़ा करना कितना बुरा हो सकता है। तो ये लोग यहाँ पे डर जाते हैं और कैन को यहाँ से जाने देते हैं, खुद भी यहाँ से निकल जाते हैं। कैन को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि किसी और ने आके उसकी मदद की है, वो भी एक लड़की ने उसकी मदद की आके। तो वो जब बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है तो भाई क्योटाका और होनामी दोनों के दोनों उसको रोक देते हैं और कहते हैं बस जाने दो, हो गया बहुत। यहाँ पे होनामी साइड में खेल रही लड़कियों को भी शांत करती है और कहती है कि हे, अब तुम आराम से खेल सकते हो, मैंने सारा दंगा सॉल्व कर दिया है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये सारी की सारी लड़कियां भाई होनामी के लिए चेयर करती है। इसका मतलब यह है कि होनामी भी काफी ज्यादा फेमस है स्कूल में, लड़कियों के बीच में शायद और लड़कों के भी में भी। जब यहाँ पे कैन जाने वाला होता है तो क्योटाका कैन से यही कहता है कि तुम स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारे साथ और हम वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, उसमें तुम्हारे दोनों दोस्त भी है। तो यहाँ पे कैन इस ऑफर को ठुकरा देता है और अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बास्केटबॉल में भी कैन को ज्यादा अच्छा खास नहीं होता और इधर सुजुने जब देखती है कि कैन इसमें भी बेकार है और कैन जब यहाँ से खेल के बाहर निकलता है तो उसको मिलती है और वो यही कहती है कि देखो, तुम, मुझे पता है कि बास्केटबॉल खेलना चाहते हो लेकिन तुम इसमें भी ठीक नहीं हो, अगर तुम सच में आगे भी बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने पॉइंट्स भी मेंटेन करके रखने होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। जिसके बाद यहाँ पे कैन ऑलमोस्ट मान जाता है पढ़ाई करने के लिए भी, ठीक है ना। तो बेसिकली सीन ये होता है कि भाई कुशिरा पूरी क्लास को इन क्वेश्चन पेपर्स की कॉपीज दे देती है जिससे कि ये लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और ये सारे के सारे लोग काफी खुश भी होते हैं। जिसके बाद आपको पता ही है कि ये लोग इसी वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं सभी के सभी इस टेस्ट में। इसके बाद भी यहाँ पे कैन सूडो फेल हो चुका होता है। यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और चाबिशिरा यही कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये बंदा तो एक्सपेल होकर ही रहेगा और तुम लोगों ने अच्छा काम किया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल अपनी आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं कि कुछ तो कर सकते हैं, मतलब कुछ तो हो सकता है इसको बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे चाबिशिरा साफ मना कर देती है इन लोगों को और यहाँ से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। तो ये लोग सोचने लग जाते हैं कि अब ये लोग करेंगे क्या। क्योटाका तभी यहाँ पे अपनी सीट से खड़ा होता है और क्लासरूम से बाहर निकलता है। वो चाबिशिरा के पीछे पीछे जाता है। यहाँ पे चाबिशिरा भाई टेरेस पे होती है और स्मोक कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो क्योटाका कहता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि हमारे इस देश में इक्वालिटी नाम की चीज है। तो चाबिशिरा कहती है वैसे तुम जैसे छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सीरियस क्वेश्चन पूछोगे तुम, तो सच में देखा जाए तो इक्वालिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है इस दुनिया में। तो क्योटाका कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बस आपसे एक चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कैन को सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है पास होने के लिए और वो एक पॉइंट मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चाबिशिरा हंसती है और कहती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसा बोलते हुए। तो क्योटाका कहता है कि नहीं, आपने फर्स्ट डे में ही कहा था कि ये जो ये पॉइंट्स है हमारे पास, इनकी मदद से हम स्कूल कैंपस में कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी। तो मेरे ख्याल से इससे हम पॉइंट्स भी खरीद सकते हैं, क्यों, है ना। तो चाबिशिरा कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट की ही कीमत तुम नहीं जानते, बहुत ज्यादा है। तो क्योटाका कहता है ठीक है, फिर बताइए मुझे कि कितनी है वो पॉइंट की कीमत। तो यहाँ पे भाई चाबिशिरा कहती है कि 1 लाख पॉइंट्स देने पड़ेंगे तुम्हें एक स्कोर के बदले। तो यहाँ पे क्योटाका कहता है ये तो अनफेयर है मैम, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है 1 लाख तो इनको महीने की स्टार्टिंग में मिले थे और अब तो इन लोगों के पैसे भी कम हो चुके हैं, तो ये 1 लाख पॉइंट कैसे दे पाएंगे। तो तभी यहाँ पे पीछे से सुजुने आ जाती है और वो कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो ये लोग यहाँ पे दोनों के दोनों 50-50 हजार पॉइंट्स मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं कैन सूडो को बचाने के लिए। और इनका ये स्पिरिट देख के चाबिशिरा काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाती है, वो काफी ज्यादा अच्छा फील करती है। वो कहती है क्या बात है, मुझे लग ही रहा था कि इस बार की क्लास डी बाकी क्लास डी से काफी ज्यादा अलग है। वैसे आज तक कोई भी क्लास डी ऊपर नहीं उठ पाई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग बिल्कुल अलग हो और तुम्हारे इस ऑफर को देख के ऐसा लगता है कि हाँ तुम जरूर आगे बढ़ोगे। तो ठीक है फिर, अब मैं अपने शब्दों से मुखर भी नहीं सकती, मैंने तुम्हें खुद ही बोला 1 लाख पॉइंट्स के बदले में कैन सूडो को पास कर दूंगी। तुम उसे कह सकते हो कि अब वो स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पे उसी रात ये लोग यहाँ पे सबके सब एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि कैन सूडो को अब यहाँ पे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा और इसी बात पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी पार्टी क्योटाका के ही रूम में हो रही होती है और वो सोचता है भाई मेरा ही रूम क्यों चूज किया तुमने। तो यहाँ पे जब ये सबके सब एंजॉय कर रहे होते हैं, कुशिरा इधर क्योटाका से पूछते हैं कि
कि हे क्या ये बात सच है कि तुमने टीचर को मनाया कि केंसुडो को स्कूल से ना निकाला जाए। तो ये सबके सब शांत हो जाते हैं और सुनते हैं कि क्या ये बात सच है, सच में कियोटाका ने मनाया है चाबाशिरा को। लेकिन यहाँ पे कियोटाका सारा का सारा क्रेडिट सुजुने को दे देता है और कहता है कि नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया, सुजुने ने ही हायर अथॉरिटी से बात की थी कि केंसुडो को स्कूल से ना निकाला जाए और वो लोग मान गए। तो यहाँ पे केन काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहते हैं क्या ऐसा क्यों किया तुमने मेरे लिए? तो सुजुने यही कहती है कि देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी ओवर कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, सबके सब चले जाते हैं। इधर कुशिरा बची होती है और वो ये कहती है कि शुक्रिया कियोटाका, तुमने हमें अपने रूम का इस्तेमाल करने दिया। तो कियोटाका कहते कोई बात नहीं, अब तो हो गया। तो कुशिरा कहती है कि हे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम सुजुने को पसंद करते हो? क्या वो तुम्हारे टाइप की लड़की है? क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ रहते हो और बाकी लड़कियां स्कूल में ऐसी बातें बनाती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो कियोटाका यही कहती है कि नहीं, वो तो बस मेरी एक दोस्त है, दोस्त भी नहीं कह सकता, वो बस मेरे साइड में बैठती है क्लासरूम में, इसलिए हमारी बात होती है, वरना बिल्कुल ना हो। तो कुशिरा कहती है ठीक है फिर चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। तो कुशिरा यहाँ पे जब निकल जाती है तो कियोटाका देखता है कि बेड पे कुशिरा का फोन रह गया होता है। तो वो जब उसको वापस देने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कुशिरा नीचे जा रही है, जबकि सारी लड़कियों के रूम्स तो ऊपर होते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि ये रात में जा कर रही है, तो उसका पीछा करता है। वो देखता है कि यहाँ पे कुशिरा आके खड़ी हो जाती है और भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है। वो गुस्से में बोलती है कि ये अपने आप को समझती क्या है, मतलब ये सुजुने इतनी खूबसूरत है तो कुछ भी करेगी क्या? मैं इसको मार दूंगी, इसको जान से मार डालूंगी मैं। भैया ये मतलब ये तो बिल्कुल उसका अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है। और कियोटाका उसको छुपके देख रहा होता है। जब यहाँ पे कुशिरा के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद कुशिरा समझ जाती है कि यहाँ पे पीछे कोई है। वो कहती है क्या कोई मेरी बात सुन रहा है, सामने आओ। तो कियोटाका यहाँ पे सामने आता है और कुशिरा उसके पास आती है और वो कहती है कि बताओ मेरे को, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? तो कियोटाका कहता है अगर मैंने बोला कि मैंने नहीं सुनी तो तुम क्या करोगी? तो कुशिरा कहती है देखो अपना मुंह बंद रखना, ये चीज एक सीक्रेट रहनी चाहिए, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे को छेड़ने की कोशिश की और तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की है। तो कियोटाका कहता है ये तो लेकिन झूठ होगा ना, मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तो कुशिरा इधर उसका हाथ उठा के अपने ब्रेस्ट पे रख देती है और वो कहती है ये लो हो गया प्रूफ, अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मेरी ड्रेस पे है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे स्कूल में तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। तो कियोटाका कहते हैं ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब मेरा हाथ छोड़ दो। यहाँ पे कियोटाका पहले की कुशिरा को याद करता है कि कैसे कुशिरा बिल्कुल प्यारी सी लड़की हुआ करती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, बिल्कुल अच्छे से रहा करती थी। और अब इस कुशिरा को देख लो जो कि बिल्कुल सीरियस है, अलग ही पर्सन है वो। और ऐसा लगता है कि हमेशा से ही कुशिरा ऐसी थी और वो बस नाटक किया करती थी अच्छी लड़की बनने की। कुशिरा उससे यही पूछती है कि क्या मैं सच में तुम्हारे पे भरोसा कर सकती हूँ कि तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे? तो यहाँ पे कियोटाका वादा करता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे वो अपनी गहरी सांस लेती है और फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है और खुशी खुशी कहती है ऐसा लगता है कि हमारा एक और सीक्रेट हो गया है उस एग्जाम पेपर के बाद, है ना। और यहाँ पे कियोटाका भाई देख रहा होता है इसको कि यार ये है क्या बंदी, मैं तो इसको ठीक से जानता भी नहीं। शायद अभी में क्लास 1B का सीन दिखाया जाता है और रिसेंट में इनका एक क्विज हुआ था जिसके रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके होते हैं। सारी की सारी क्लासेस के रिजल्ट्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे होते हैं और टीचर इनको ये बताती है कि इन सबके इंडिविजुअल स्कोर्स इनको बाद में बता दिए जाएंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होता है, इनके काफी अच्छे खासे मार्क्स आए होते हैं, जिस वजह से होनामी इचेनोसे का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने ही इनके ऊपर एफर्ट्स डाले थे। अब आपको पता होगा जैसे कि क्लास डी में सुजुने है जो कि बेचारी अकेले सबको पढ़ाने की कोशिश कर रही है, सबको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, वैसे यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्लास 1B में होनामी इचेनोसे है जो कि इन सब बच्चों को पढ़ाने में और पढ़ने में मदद करती है। भले इनकी जो टीचर होती है वो कुछ ज्यादा खास नहीं होती है, लेकिन इचेनोसे के जो क्लासमेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा समझदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, जिस वजह से ये लोग अकेडमिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और इनका भी यही एम होता है कि आगे चल के क्लास 1A में आ जाए। दूसरा यहाँ पे हमें कियोटाका का सीन दिखाया जाता है और यार मेरे एक सब्सक्राइबर ने को बोला था यार कियोटाका मत बोला करो, आयानो कोजी बोला करो, तो ठीक है फिर। तो यहाँ पे हमें आयानो कोजी का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे एलिवेटर का वेट कर रहा होता है। जब वो यहाँ पे एलिवेटर में देखते हैं तो इधर सुजुने और कुशिरा साथ ही होते हैं। यहाँ पे वो अंदर आ जाता है और कुशिरा इधर आयानो कोजी से बात करने की कोशिश करती है। तो आयानो कोजी उससे अपनी लास्ट मीटिंग को याद करता है कि कैसे उसने कुशिरा की एक नई पर्सनैलिटी देखी थी और उसने उसको साथ ही साथ धमकाया भी था, जिस वजह से वो यहाँ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो सुजुने से पूछता है कि हे वैसे तुम दोनों साथ कैसे घूम रही हो? तो सुजुने यही कहती है कि वो मेरे रूम के बाहर ही खड़ी थी तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एलिवेटर ओपन होते साथ ही वो यहाँ से निकल जाती है और कुशिरा इधर थोड़ी निराश हो जाती है। वो कहती है यार सुजुने हमारे साथ नहीं जाएगी क्या स्कूल? तभी यहाँ पे साइड में से होनामी आ जाती है और वो इधर कुशिरा से आके मिलती है। वो इधर उससे आयानो कोजी के बारे में पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? तो कुशिरा कहती है नहीं नहीं हम सिर्फ दोस्त है। जब होनामी इन दोनों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को तुम्हारे पॉइंट्स मिल गए, तो ये दोनों के दोनों आंसर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इनको पॉइंट्स क्यों नहीं मिले हैं। यहाँ पे फाइनली जुलाई 1 आ चुकी होती है, यानी कि आप सबको ही पता है इनका पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का डे आ चुका है। लेकिन चाबाशिरा इन सबको यही बताती है कि क्लास डी का जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़े दिनों के लिए होल्ड पे डाला गया है क्योंकि कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ
हुआ है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। इस इंसिडेंट में केन सूडो की लड़ाई सी क्लास के 3 स्टूडेंट्स के साथ हो गई थी, जिनमें से 2 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं और उसी के टीममेट्स हैं। केन यहाँ पे यही कहता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, उन तीनों ने उसके ऊपर पहले हमला किया था, जिसके बाद केन ने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया था। भाई इस बच्चे की कितनी मारोगे यार, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ। चलो ठीक है यार, मैं मानता हूँ ये थोड़ा हरामी किस्म का लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे कांड वही कर रहा है बेचारा। तो यहाँ पे जब तक इन क्लासमेट्स को कोई विटनेस नहीं मिल जाता कि जिसने अपनी आंखों से ये लड़ाई देखी हो, जो कि ये प्रूव कर सके कि केन की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तब तक इनके पॉइंट्स तो इनको मिलने नहीं वाले। और अगले हफ्ते इनकी एक मीटिंग होगी, एक हियरिंग होगी, जहाँ पे क्लास सी के स्टूडेंट्स होंगे और डी के स्टूडेंट्स होंगे, और वहां पे जो अथॉरिटीज फैसला लेंगी तो उसी पे डिपेंड करेगा कि केन सूडो का क्या होगा। अगर इनको कोई भी प्रूफ नहीं मिला तो केन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस पूरी क्लास को इस महीने कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो भाई ये बेचारे तो वैसे परेशान हो जाते हैं, इनको पिछले महीने भी कोई पॉइंट्स नहीं मिले थे, और इस महीने भी अगर इनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो ये जिएंगे कैसे। सुजू ने जब इधर आयानको जी से बात करती है तो आयानको जी यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो भी हो रही है, इससे हमारे पॉइंट्स पे भी फर्क पड़ सकता है, सिर्फ अकेडमिकली नहीं। अगर हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी हरकतें करते हैं या फिर हमारे किसी स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो शायद उससे भी हम सबको ही फर्क पड़ेगा। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन यहाँ पे कियोटाका होनामी से मिलने के लिए आता है, क्योंकि होनामी ने उसको मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे कोई डेट के लिए पूछने वाला है। ये लव लेटर मेरे को मेरे लॉकर में मिला और मैं इन सब चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती, मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या प्लीज तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि जिसने भी लेटर लिखा है मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती और मैं उससे आमने सामने बात भी नहीं करना चाहती। तो अगर उसको ऐसा लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो खुद ही यहाँ से पीछे हट जाएगी, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आयानको जी तो उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारी कोई मदद वगैरह नहीं कर सकता। यहाँ पे होनामी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है आयानको जी के साथ, और तभी यहाँ पे साइड में से चिहिरो शिरानामी आती है, और ये होनामी की ही एक दोस्त होती है, और साथ ही साथ यही वो इंसान है जिसने वो लव लेटर होनामी के लिए लिखा था। वो यहाँ पे जब आती है तो वो पूछती है कि ये कौन है, तो होनामी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है कि ये कियोटाका है, क्लास 1D का, और मुझे माफ करना मैंने इसको यहाँ पे बुलाया। तो ये देख के यहाँ पे चिहिरो रोने लग जाती है और वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। तो होनामी यहाँ पे ये चीज कंफर्म करने वाली होती है, वो हाँ बोलने वाली होती है, लेकिन आयानको जी बोलता है कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, जिससे होनामी थोड़ा शॉक हो जाती है। आयानको जी इधर होनामी से कहता है कि देखो किसी भी इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, और हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। चिहिरो ने इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद इतनी ताकत इकट्ठा की होगी, इतनी बहादुरी लाई होगी वो अपने अंदर कि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सके, तो मेरे ख्याल से उसे एक ऑनेस्ट आंसर मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। वैसे मैं कोई होता नहीं हो तुम्हें कुछ बोलने वाला, तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो आयानको जी ये बोल के यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे कि ये दोनों लड़के आपस में बात कर पाए। आयानको जी इधर यहाँ पे बेंच पे बैठते हैं, और जब वो अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसको अभी भी कोई पॉइंट्स नहीं मिले होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चिहिरो इधर से रोते रोते भाग जाती है और होनामी पीछे से आती है। आयानको जी कहता है कि ऐसा लगता है तुमने उससे बात कर ली, क्यों, है ना। तो होनामी कहती है कि हाँ मैंने उसको बता दिया कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ और मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हमने डिसाइड किया कि कल से हम बिल्कुल पहले की तरह फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तो आयानको जी कहता है कि हाँ ये सही है। इधर होनामी आयानको जी से माफी मांगती है कि उसने उसको इन सब चीजों के अंदर घसीटा, और उसको काफी अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन उसको ये भी होता है कि भाई आयानको जी ने उसको सही डिसीजन लेने में मदद की, जिस वजह से वो उसकी आभारी होती है, और वो यही कहती है कि आगे चल के अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारा ये काम आऊंगी। यहाँ पे हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनकी क्लासमेट्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग कोई ना कोई प्रूफ ढूंढेंगे, कोई विटनेस ढूंढेंगे जिसने कि केन को देखा हो और जो हमारा साथ दे सके। कुशिरा इधर आयानको जी के पास आती है उससे उसकी मदद मांगने के लिए। उससे वो यही कहती है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जिससे कि हम आई विटनेसेस को ढूंढने जाएंगे, तो स्कूल के बाद हमें मिलना। तो इनको स्कूल के बाद भी यहाँ पे कुछ मिला नहीं होता, कोई आई विटनेस नहीं मिला होता इनको। ये लोग यही सोचने लग जाती है भाई केन सूडो ही हरामी है, वो ही कोई सीन करके बैठा होगा, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। जब ये लोग यहाँ पे मिलते हैं तो क्लास बी की होनामी इधर आती है कुशिरा से मिलने के लिए, और वो भी मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन आयानको जी को उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता है। होनामी ये कहती है अरे कम ऑन यार, तुमने भी मेरी मदद की थी तो मेरा भी हक बनता है तुम्हारी मदद करने का, तो चिंता वाली बात नहीं है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। इधर होनामी और उसके क्लासमेट रियोजी कांजाकी ने एक पोस्टर सा लगा दिया होता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन देगा इंसिडेंट के बारे में उसको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक ईमेल आया होता है, जब ये लोग ईमेल चेक करते हैं तो इनको डाइची इशिजाकी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है, उसके पास्ट के बारे में ऐसा पता चलता है जो कि इनके काम आ सकता है। तो ये जो बंदा होता है ये एनोनिमस होता है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो होनामी यही सोचती है कि वो उसको ये पॉइंट्स कैसे सेंड करेगी। तो आयानको जी कहता है कि रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पे वो इन पॉइंट्स को सेंड करने में जब उसकी मदद करता है तो उसने उसके फोन में कुछ ऐसा देखा होता है जिससे देख के वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पे होनामी जल्दी से अपना फोन वापस ले लेती है और कहती है चलो फिर
ठीक है हम किसी और दिन मिलेंगे। होनामी और ryuji यहाँ से निकल जाते हैं और आयानो जी यही सोचता है कि भाई साहब यहाँ पे जब वो पॉइंट्स ट्रांसफर कर रहा था तो उसने देखा कि होनामी के पास खुद कितने सारे पॉइंट्स है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे होनामी के पास तकरीबन 2.6 मिलियन पॉइंट्स होते हैं और आयानो जी खुद सोचते हैं कि भाई एक इंसान के पास इतने पॉइंट्स आ कैसे सकते हैं और उसको इतने सारे पॉइंट्स मिले कैसे। जब आयानो जी इधर घर पहुंचता है तो भाई इन्होंने तो यहाँ पे इसको हेडक्वार्टर्स बना लिया होता है उसके घर को, ये सारे के सारे उसके घर में घुस चुके होते हैं। उन्होंने की पास बना लिया होता है डुप्लीकेट आयानो जी के रूम के। ये जब लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं इंसिडेंट्स के बारे में, आई विटनेसेस के बारे में, तो इनको कुछ खास पता नहीं चला होता। तभी यहाँ पे सुजुने आती है और वो आके इन सबको ये बताती है कि हमें एक आई विटनेस जरूर मिला है, एक इंसान है जिसने ये फाइट देखी थी जो कि और कोई नहीं बल्कि आयरी साकुरा है। जब ये लोग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि साकुरा ने ये सब देखा होगा, तो सुजुने ये बताती है कि जब क्लास में इस बारे में बात हुई थी तो सबके सब लोग साकुरा को ही देख रहे थे और वो थोड़ा नर्वस हो गई थी। वो बिल्कुल मुंह ऊपर नहीं उठा रही थी, नीचे ही देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसने देखा होगा। तो बेसिकली ये लोग उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती है और हमें भी एक सीन दिखाया जाता है कि साकुरा ने इन लोगों की फाइट को देखा था। यहाँ पे इन सबके जाने के बाद आयानो जी और कुशिरा थोड़ी देर के लिए बाहर घूमते हैं और ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि कैसे अगर एक मर्डर केस चल रहा होता है और उसमें दो लोगों के ऊपर शक होता है, जिसने पहले एक मर्डर किया था और दूसरा एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा लॉस को मानता है और इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ज्यादातर लोग उसी इंसान पे भरोसा करेंगे जो कि सारे लॉस को मानता है, क्योंकि वो दूसरा इंसान जिसने पहले एक बार मर्डर किया था उसकी इमेज ही ऐसी बन चुकी है कि जैसे वो ऐसे ही काम करता होगा, जबकि असलियत में मर्डर उस लॉ मानने वाले बंदे ने ही क्यों ना किया हो। तो आयानो जी यहाँ पे हमें यही समझाता है कि जो केन सूडो है उसकी रेपुटेशन ही ऐसी बन चुकी है जिस वजह से उसके खिलाफ सबूत ना होने के बावजूद भी उसी के ऊपर सारा ब्लेम चला जाता है। तो कुशिरा यहाँ पे आयानो जी से यही कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं साकुरा से बात करके देखूंगी, देखते हैं हमें कोई एविडेंस मिलता है या नहीं, क्योंकि अगर हम सब साथ जाएंगे तो वो थोड़ा नर्वस हो जाएगी। कुशिरा अगले दिन यहाँ पे साकुरा से बात करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन साकुरा इधर काफी ज्यादा नर्वस होती है। वो तो काफी मतलब शर्मीली कह लो, मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, वो ना बात करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती। वो कहती है मेरे को नहीं पता उसके बारे में, मैं तो वहां पे थी भी नहीं। वो यहाँ से भागना शुरू करती है तो कुशिरा उसको जब पकड़ने की कोशिश करती है तो यहाँ पे साकुरा नीचे गिर जाती है और उसकी जेब में से कैमरा बाहर निकल के गिरता है और जब वो उस कैमरा को ऑन करके देखती है तो वो कैमरा भी चल नहीं रहा होता और कुशिरा यहाँ पे उससे माफी मांगती है लेकिन साकुरा ये कहती है नहीं, इन सब में मेरी गलती है। वो उठ के यहाँ से भागने लग जाती है। इसी वजह से उसने आयानो जी और कुशिरा को यहाँ पे बुलाया होता है जिससे कि ये साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जा सके और ये कैमरा ठीक करवा सके, क्योंकि साकुरा को लोगों से बात करने में थोड़ा डर लगता है, उसको नर्वस फील होता है, इस वजह से उसने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। जब ये लोग यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इनको पता चलता है कि इसका कैमरा वारंटी के अंदर है जिस वजह से इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो स्टोर का क्लर्क होता है युकित्सु, वो साकुरा से उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगने लग जाता है और भाई उसकी ठरकी नजरों में देख के यार साकुरा और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है। आयानो जी यहाँ पे यही सोचता है कि भाई उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पे साकुरा को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन देने में, तो इसलिए वो यहाँ पे युकित्सु से यही कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वैसे भी ये सब कुछ वारंटी के अंदर है, तो जब भी ये कैमरा रिपेयर हो जाएगा तो तुम मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे यार युकित्सु के तो भाई ऐसी तैसी हो जाती है। वो कहता है भाई ऐसा तो होना चलेगा यार, ऐसा नहीं हो सकता, कैमरा तो उनका है ना और तुम्हारा क्या लेने देना है इसमें। बेसिकली यहाँ पे वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसको यार उस बंदी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे आयानो जी संभाल लेता है ये सीन, ठीक है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे बैठते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद कुशिरा इधर वॉशरूम के लिए जाती है तो ये दोनों काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं। आयानो जी यहाँ पे मन में यही सोचता है कि यार इसके साथ यहाँ पे अकेले बैठने में काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है और ऐसे चुप रहने में और भी ज्यादा ऑकवर्डनेस हो रही है। तभी यहाँ पे साकुरा यही कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आयानो जी यहाँ पे साकुरा को एकदम ऑनेस्ट सजेशन देता है और उससे यही कहता है कि देखो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए वही करो, ना मेरे लिए, ना कुशिरा के लिए, ना सूडो के लिए। जो तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें करना चाहिए वही करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ के अपनी आवाज उठानी चाहिए, ये चीजें रिवील करनी चाहिए, तो तुम कर सकती हो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम चुप रहो और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम चुप भी रह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आयानो जी साकुरा को थोड़ा बहुत इनकरेज करता है उसके एक्शंस के लिए, वो उसको पूरी फ्रीडम देता है कि वो चाहे जो चाहे कर सकती है, जिससे कि यहाँ पे साकुरा थोड़ा ब्लश करने लग जाती है और आयानो जी को देखती है। तभी यहाँ पे कुशिरा आ जाती है और इससे पहले कि ये अलग हो, कुशिरा यहाँ पे आयानो जी से यही पूछती है कि यार मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ बाद में, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। जब ये लोग यहाँ पे रूम में आ जाते हैं तो आयानो जी उससे यही पूछता है कि बताओ क्या हुआ, क्या बात करनी थी तुम्हें। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साकुरा एक जानी मानी इंटरनेट मॉडल है और उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे
हमें देखने को मिलती है और हमें बताया जाता है कि रिसेंट में ही यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। इस वजह से शायद वो और लोगों के सामने नहीं आना चाहती और वो चाहती है कि वो लो प्रोफाइल रखे, क्योंकि अगर वो ज्यादा लोगों की नजरों में आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि यही वो सेलिब्रिटी है। आयनो जी ने यहाँ पे ये भी नोटिस कर लिया होता है कि साकुरा ने उधर फेक ग्लासेस पहन रखे थे जिससे कि उसका असली चेहरा कोई ना पहचान पाए। वैसे वो फेक ग्लासेस ही पहनती है क्योंकि आयनो जी ने नोटिस किया था कि उसमें कुछ डिस्टॉर्शन नहीं है, यानी कि वो ग्लासेस एकदम प्लेन है, उनमें कुछ नंबर वगैरह नहीं है। तभी यहाँ पे कुशिरा को साकुरा का मैसेज आता है और वो यही कहती है कि वो केस में इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और सुजुनो क्लास में आयनो जी से यही पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी पूरी छुट्टी कुशिरा के साथ बिताई है, क्यों, क्या चल रहा है तुम दोनों का? तो यहाँ पे आयनो जी यही कहता है कि तुम्हें पता ही है साकुरा के बारे में, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे थे और अब वो मदद करने के लिए मान चुकी है। तो सुजुनो यही कहती, क्या बात है, वैसे तुम्हें तो कभी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, और अब तुम काफी मदद कर रहे हो लोगों की, लेकिन जब मैं फेवर मांगती हूँ तब तुम बिल्कुल भी आगे नहीं आते, क्यों, है ना? चलो जो भी हो, स्टूडेंट काउंसिल ने हियरिंग का दिन डिसाइड कर लिया है जो कि आज ही है, तो क्लास के बाद आज ही वो मीटिंग होगी। तो यहाँ पे हमें हियरिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें मानाबू भी आया हुआ होता है। अब यार ऑब्वियसली बात है, मानाबू का यहाँ पे आना कोई बनता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुजुने की वजह से आया होता है और इसका यहाँ पे सुजुने के ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है क्योंकि वो उसे देख के एकदम शांत हो जाती है, एकदम चुप बैठ जाती है। बेसिकली वो थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मानाबू भी इधर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों क्लासेस एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं और ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन होता है क्लास सी की तरफ जाने लग जाता है। इससे हमें ये दिखाया जाता है कि भाई क्लास सी जीत रही है और बेसिकली क्लास सी एकदम सच बोल रहे हैं और सूडो ही झूठा है एक नंबर का, ठीक है। अब क्योंकि ये सबके सब अपना कुछ पॉइंट नहीं रख पाते, सुजुने एकदम बोल भी नहीं पाती क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ होता है, उसी को सब कुछ बोलना था, लेकिन वो यहाँ पे चुप होती है क्योंकि उसका भाई भी यहाँ पे होता है। तो आयनो जी को पता होता है कि ऐसे तो भाई हम हार जाएंगे, तो वो यहाँ पे भाई सुजुने को गुदगुदी करना शुरू कर देता है, कंटिन्यूसली करता रहता है, सबके सब लोग देखने लग जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो उसको छोड़ता है और सुजुने ये कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? तो आयनो जी कहता है कि अगर ऐसे चुप बैठी रही तो तुम लड़ोगी कैसे, अब बोलना शुरू करो। तो यहाँ पे सुजुने थोड़ा अपना होश में आती है और आयनो जी मन में यही कहता है कि मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बंदा अपने ख्यालों में खो जाता है तो उसको एक फिजिकल शॉक देना पड़ता है जिससे कि वो रियलिटी में आ सके। सुजुने इधर यही कहती है कि तुम यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो, लेकिन ये भी देखो यहाँ पे एक के सामने 3 लोग थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूडो को ये लोग हाथ भी ना लगा पाए हो और ये तीनों ही इतनी गहरी चोटें लेके बैठे हो। तो यहाँ पे क्लास सी का होमरूम टीचर यही कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, वैसे ये तो सही कहा तुमने, और चाबशिरा भी कहती है कि हाँ ये तो कॉमन सेंस की बात है। वैसे यहाँ पे सुजुने अपने पॉइंट्स क्लियर करना शुरू करती है और वो इनसे क्लियर अप करती है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे हुआ था और इन तीनों में से सिर्फ 2 ही बंदे बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि सूडो के साथ है, तो तीसरा बंदा कहाँ से आ गया? तीसरा बंदा बेसिकली जिसके बारे में इनको पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो एक अच्छा खासा फाइटर है, तो उसको बॉडीगार्ड के तौर पे ये दोनों लेके आए थे, लेकिन पता कैसे था कि ये लड़ाई होगी या नहीं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सुजुने इनका जो पर्दा है वो फाश करने लग जाती है, धीरे धीरे करके इनको फंसा देती है वो, क्योंकि इनका ये कहना है कि सूडो ने इनको बुला के मारा था, लेकिन जबकि ये खुद भी साथ में एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान लेके आया था और तब भी तीनों के तीनों कैसे पिट गए सूडो के ऊपर, जबकि कोई भी चोट नहीं आई है। इसके बाद यहाँ पे सुजुने साकुरा को बुलाती है एज अ विटनेस, वो ये कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, एक एविडेंस है जिसने सब कुछ देखा है। और यहाँ पे साकुरा अंदर आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देती है, वो इन लोगों को बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है इस लड़ाई को होते हुए, लेकिन ये सबके सब लोग साकुरा की बात नहीं मानते क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डर रही होती है। क्लास डी का होमरूम टीचर यही कहता है कि तुम क्लास डी के स्टूडेंट्स ऐसे ही हो क्या, मतलब तुम सूडो को बचाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? तो साकुरा यहाँ पे थोड़ा नर्वस होती है ऑब्वियसली, और इसी वजह से सबको साकुरा के ऊपर शक ही होता है कि वो इतना ज्यादा घबरा रही है, इतना ज्यादा डर रही है, इसका मतलब यही है कि वो झूठ बोल रही है और उसके पास कोई रीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे साकुरा यही कहती है कि मेरे पास प्रूफ है प्रॉपर, तो वो यहाँ अपना SD कार्ड निकालती है जिसमें उसकी फोटोज होती है और साथ ही साथ उसने एक सेल्फी ली होती है जिसमें पीछे सूडो को मारते हुए ये 3 बंदे दिखते हैं। लेकिन एंड में इसका भी कोई फायदा नहीं होता, ये भी उल्टा ही पड़ जाता है। ये लोग साकुरा से ही कहते हैं कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है कि सूडो ने लड़ाई नहीं शुरू की है और सूडो ने इनको नहीं मारा है या फिर इन तीनों ने लड़ाई शुरू की है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता, तो ये कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लास सी का होमरूम टीचर होता है साकागामी, वो यही ऑफर करता है कि क्यों ना हम एक कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो चाबशिरा पूछती है कि कैसा कॉम्प्रोमाइज? तो साकागामी यही बोलता है कि हम सूडो को 2 वीक्स का सस्पेंशन देंगे और क्लास सी के तीनों स्टूडेंट्स को 1-1 हफ्ते का सस्पेंशन देंगे, क्योंकि इन बेचारों को ज्यादा चोट लगी है, इस वजह से इनको कम सस्पेंशन मिलेगा और सूडो को ज्यादा। तो यहाँ पे जब सुजुने से पूछा जाता है कि तुम्हें ये कॉम्प्रोमाइज कैसा लगता है, तो सुजुने खड़े होकर यही बोलते हैं कि फिर चाहे कैसा भी हो, मतलब इन सब के पीछे वैसे सूडो का ही हाथ है, सूडो ने अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है
कि उसके ऊपर आसानी से शक जाता है, जिससे सुन के भाई सूडो भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद सुजुने यही कहती है कि लेकिन अगर इस केस की हम बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि सूडो की इसमें कोई गलती नहीं है और ये पूरा प्लान क्लास सी के स्टूडेंट्स का है, हमें फंसाने के लिए, हमें डिफेम करने के लिए। तो यहाँ पे आपस में झगड़ने लग जाते हैं फिर से। तो अब मानाबू इन सबको शांत करता है और वो यही कहता है मैंने सोचा ही था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे आके, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। इसलिए इस चीज का डिसीजन मैं कल 4 बजे लूंगा और तब तक अगर कोई प्रूफ वगैरह है तुम्हारे पास तो तुम लाके मेरे को दे सकते हो, नहीं तो मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे सामने लेके आऊंगा और इसमें हो सकता है कि मैं स्कूल से निकालने का भी डिसीजन दे दूं। तो यहाँ पे मीटिंग ओवर हो जाती है, सबके सब निकल लेते हैं। जब आयानुकोजी इधर बाहर आता है तो वो साकुरा से बात करने की कोशिश करता है। साकुरा इधर यही बोलती है कि मुझे माफ करना, अगर शायद मैं पहले से ही आवाज उठाती, जिस दिन मैंने ये सारी चीजें देखी थी उसी के बाद से ही मैं आवाज उठाना शुरू करती तो शायद चीजें अलग होती, मुझे माफ करना। तो आयानुकोजी यहाँ पे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि ऑब्वियसली आयानुकोजी को पता होता है कि अगर साकुरा का ये प्रूफ नहीं होता तो हो सकता था कि भाई सूडो को पता नहीं कितने, शायद 1 महीने का सस्पेंशन मिलता है, लेकिन प्रूफ के साथ उसको सिर्फ 2 हफ्ते का ही सस्पेंशन मिला है। तो वैसे अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज है ये। तब यहाँ पे मानाबू और उसकी सेक्रेटरी रूम से बाहर आते हैं और मानाबू इधर आयानुकोजी के पास आके यही कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह होगी या फिर तुमने कोई प्लान किया होगा, लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो आयानुकोजी कहता है कि भाई मैं कोई लॉयर तो हूं नहीं, ना ही कोई मैं डिटेक्टिव हूं जो कि मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सुन के मानाबू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो ये सोचता है कि इसका मतलब ये है कि सुजुने बिना किसी प्लान या स्ट्रेटेजी के पूरी तरह से सूडो का साथ दे रही थी, और मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास जरूर कोई स्ट्रेटेजी है, इस वजह से वो इतना उछल रही थी। और तुम साकुरा, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को तुम्हारी बात पे भरोसा है? ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, आगे चल के तुम्हारे ये जो नकाब है नीचे जरूर गिर जाएगा और तुम्हें खुद पछतावा होगा कि तुमने ये झूठ क्यों बोला है। तो आयानुकोजी यहाँ पे साइड से ये कहता है कि मेरे को तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है, मेरे को इसकी हर एक बात पे भरोसा है। तो मानाबू को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो इधर आयानुकोजी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई आयानुकोजी इतना फास्ट होता है कि वो एकदम से डॉज करता है भाई पलक झपकते साथ ही, जिसे देख के यहाँ पे साकुरा और अकाने दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाती है कि भाई ये क्या हुआ एकदम से। मानाबू इधर आयानुकोजी से यही कहते हैं कि क्या तुम प्रूफ करके दिखा सकते हो कि साकुरा सच बोल रही है, नहीं इसका कोई प्रूफ है? तो आयानुकोजी कहते हैं सवाल अच्छा है, सच के लिए कल का इंतजार करना होगा। हमें बताया जाता है कि साकुरा को लोगों से बात करना क्यों नहीं पसंद होता, भले वो एक सेलिब्रिटी है, एक आइडल है वो, और कुछ लोग उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो यहाँ पे जब अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो उसको काफी सारे लेटर्स आए हुए होते हैं और इनमें से एक लेटर जब वो खोल के देखती है तो उसमें उसकी पिक्चर्स होती है जब वो कुशेडा और आयानुकोजी से मिली थी तब की, जिसका मतलब ये है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। उसमें ये लिखा होता है कि वो इंसान इससे कितना ज्यादा प्यार करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे सुजुने और आयानुकोजी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जहाँ पे सूडो की लड़ाई हुई थी स्टेयर्स के पास। यहाँ पे ये लोग नोटिस करते हैं कि कोई भी कैमरास नहीं होते और इसी वजह से शायद उन्होंने ये स्पॉट चूज किया था, क्योंकि अगर यहाँ पे कैमरास होते तो वो लोग यहाँ पे लड़ते ही नहीं। तभी यहाँ पे सुजुने को एक आइडिया आता है। जब यहाँ पे आयानुकोजी क्लासरूम में आता है तो साकुरा इधर सबके आने का वेट कर रही होती है और जैसे वो यहाँ पे आता है तो उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और साकुरा को इधर काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है इस केस वगैरह की वजह से। तो आयानुकोजी उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे शायद वो अब सूडो को बचा पाएंगे, और सूडो को बचाने का मतलब है इस पूरे क्लास डी को बचाना, और इसी वजह से क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी साकुरा के ऊपर अब ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। जिसे सुन के यहाँ पे साकुरा थोड़ा ब्लश करने लग जाती है, उसको काफी अच्छा लगता है ये सुन के। यहाँ पे साकुरा आयानुकोजी से यही कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे आयानुकोजी को कुशिडा का एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद वो यही कहता है कि सॉरी यार मैं बाद में बात करूंगा, अभी मेरे को यहाँ से जाना होगा। तो बेसिकली कुशिडा ने उन तीनों क्लास सी के लड़कों को मिलने के लिए बुलाया होता है जिन्होंने सूडो के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उसने उनको पीटा है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों लड़के काफी खुश होते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार हो सकता है कुशिडा उसको प्रपोज करना चाहती हो, इसलिए उसने वहां पे अकेले में उनको बुलाया है या फिर कुछ ऐसा सीन हो। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो सामने आयानुकोजी खड़ा होता है। आयानुकोजी बताता है कि मैंने ही वो मैसेज किए थे, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि ये क्या बकवास है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन पीछे से सुजुना आ जाती है और वो कहती है कि मैं होती तुम्हारी जगह तो ऐसा नहीं करती, पहले एटलीस्ट बात सुन लेती कि बात क्या है। तो ये दोनों यहाँ पे इन तीनों लड़कों को बता देते हैं कि इस एरिया में यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, तो इनको देख के तुम्हें क्या लगता है। तो ये लड़के सबसे पहले तो ये सवाल उठाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब अगर ऐसा होता तो स्कूल को तो इसके पहले से नॉलेज होती है ना, तो काउंसिल ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। तो आयानुकोजी यही कहता है कि वो लोग हमें टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझ नहीं आया क्या, इतने समय से स्कूल हमें टेस्ट करते आया है, काउंसिल ये देखना चाहती है कि हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो ये लड़के यहाँ पे काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं, क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ है और सब कुछ साबित हो जाएगा कि सूडो ने लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी और ये एक नंबर के झूठ है, इस वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आयानुकोजी यहाँ पे एक ऑफर रखता है और वो यही कहता है एक तरीका है कि हम इस चीज से निपट सकते हैं और इसके बाद दोनों ही क्लासेस पे कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। तो सुजुने यही बताती है कि तुम्हें बस अपनी
अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है, जिसके बाद हम सब सेफ हो जाएंगे। तो ये जो इनका लीडर होता है तीनों का, इशिज़ाकी, वो दोनों बंदे ही बोलने लग जाते हैं इशिज़ाकी को कि भाई यार प्लीज यार हमें स्कूल से नहीं निकलना यार, इतना रिस्क नहीं उठा सकते हम, तो हमें इनका ऑफर मान लेना चाहिए, हमें अपनी कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है फिर मैं एक कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो सुजुने फोन छीन लेती है और वो ये कहती है कितने बेकार इंसान हो तुम, खुद एक डिसीजन भी नहीं ले सकते क्या, किसी के प्यादे हो तुम, कितना बेकार है। तो उस बंदे को यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है और इशिज़ाकी सुजुने को कॉलर पकड़ लेता है, उसको यहाँ पे वो मारने वाला होता है। तो सुजुने कहती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। वो यहाँ पे कैमरा को पॉइंट आउट करती है, जिसे देख के वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है और उसके दोस्त भी कहने लग जाते हैं कि भाई पागल हो गया क्या यार, मर जाएंगे हम अगर ऐसा करेगा तो, शांत हो जा। तो यहाँ पे इशिज़ाकी अपने आप को शांत करता है और वो कहता है ठीक है फिर हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साकुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल स्टोर से वापस आ रही होती है। उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पे वो उससे अपना पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है और जल्दी जल्दी आगे भागने लग जाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। दूसरी ओर इधर हमें आयानको जी का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर होनामी के पास होता है और उसे यही कहता है कि मैं तुम्हारे पॉइंट्स तुम्हें आगे चल के वापस कर दूंगा, जो कि उसने यहाँ पे कैमरास के लिए बोरो किए होते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वहाँ पे ओरिजिनली कोई कैमरास नहीं लगे थे, सुजुने और आयानको जी ने वहाँ पे फेक कैमरास लगा रखे थे उन तीनों को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है ना। और इन कैमरास को खरीदने के पॉइंट्स आयानको जी ने होनामी से लिए थे। होनामी यही कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं समझ गई तुम्हारा प्लान क्या था और तुम क्या करना चाहते थे, लेकिन इतना तगड़ा प्लान तुमने बनाया कैसे, मैं शॉक्ड हूँ कि इतना इंटेलिजेंट होके भी तुम क्लास जी में कैसे हो। तो आयानको जी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था, मैं तो सिर्फ सुजुने के ऑर्डर्स मान रहा था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे होनामी समझ जाती है और कहती है ठीक है फिर कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम ऐसा। तभी यहाँ पे आयानको जी को साकुरा का फोन आता है और वो जब फोन उठाता है तो यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो मदद के लिए उसको बुला रही होती है, लेकिन तभी उसका एकदम से फोन कट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने यहाँ पे साकुरा को पकड़ लिया होता है और साकुरा का फोन साइड में गिर चुका होता है। उसने यहाँ पे उसको दीवार के अगेंस्ट पकड़ रखा होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही स्टोर का बंदा युकित्सु कुसुडा होता है। अब तुम्हें पता ही होगा यार, मतलब मैंने एपिसोड देखा भी नहीं था, तभी मेरे को उसकी शक्ल से समझ आ गया था वो एक नंबर का ठरकी इंसान है, ठीक है। यही वो स्टॉकर है जो कि उसको उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा था और जो पिक्चर्स उसने भेजी थी यही वो बंदा है। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे लेटर्स मिले ना, तुम्हें पता चल गया ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे ये सब देखते तो साकुरा काफी ज्यादा डरने लग जाती है। वो यहाँ पे याद करती है कि आयानको जी ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो वो यहाँ पे जल्दी से अपने फोन के पास जाती है आयानको जी को फोन करने के लिए, लेकिन वो पागल आदमी भाई उसको फिर से पकड़ लेता है और उसको धमकी देने लग जाता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो जब वो देखता है कि यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा डरी हुई होती है, उसकी शक्ल पे इतना डर होता है, तो उसे देख के उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो यही कहता है कि ऐसे तुम नहीं मानोगी, क्यों ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो तुम। तो यहाँ पे वो उसको पीछे धकेलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं, वो पीछे नहीं हटता, वो यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह खोलने लग जाता है। तभी यहाँ पे एक कैमरा की फ्लैश दिखाई देती है। जब वो बंदा सामने देखता है तो सामने आयानको जी खड़ा होता है और उसने अपने फोन में पिक्चर खींच रही होती है और वो यही कहता है कि एक बड़ा आदमी एक स्कूल की लड़की को हरास करते हुए, कल की न्यूज में तुम काफी छा जाओगे, फर्स्ट पेज पे आओगे शायद तुम, और ये है भी अंडर एज। तो यहाँ पे वो बंदा झूठ बोलने की कोशिश करता है यानी कि युकित्सु, और वो ये कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आयानको जी कहता है कि देख लो यार, गली के पीछे भी वहाँ पे एक पब्लिक कैमरा लगा हुआ है, तो वो एक काफी अच्छा खासा प्रूफ बन सकता है जो भी तुमने यहाँ पे किया है। भले ही तुमने कुछ किया नहीं है लेकिन तुमने कोशिश जरूर की है। इसे देख के यहाँ पे वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है और यहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है। तो पीछे से यहाँ पे होनामी आ जाती है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके और इस बंदे को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। वो यहाँ पे उल्टा भाई साकुरा को ब्लेम करने लग जाता है कि तुम मेरे वजह से ये फोटोज अपलोड करती थी और मेरे को तुम पसंद करते हो, इस वजह से तुम ऐसा करती थी, तुमने मेरे को ऐसा धोखा क्यों दिया, ये वो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, फलाना ठिकाना। और इस आदमी को यहाँ से ले जाया जाता है, जिसके बाद आयानको जी इधर साकुरा से बात करता है और वो ये कहता है कि अच्छा वो हमने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए क्योंकि उसी की वजह से मैं तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाया। क्यों, सही है ना। वो यहाँ पे माफी मांगते हैं कि उसकी वजह से आयानको जी को ये सब देखना पड़ा और वो एकदम बेकार है, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है क्योंकि वो थोड़ा परेशान हो चुकी होती है, डिप्रेस हो चुकी होती है। तो आयानको जी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम एक आइडल हो तो उसके साथ ये सब आना तो शायद कॉमन ही है। तो साकुरा यहाँ पे अपने फेक ग्लासेस उतार देती है और वो आयानको जी को यही कहती है ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, आज के बाद मैं कोई भी झूठ की जिंदगी नहीं जीऊंगी और ये रियलिटी को एक्सेप्ट करूंगी और किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। यहाँ पे आयानको जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसको उठाने के लिए और साकुरा उसका शुक्रिया अदा करती है। वो जब इधर आयानको जी को देखती है तो उससे यही कहती है कि आयानको जी तुमने आज से पहले मेरे को कभी इस नजर से नहीं देखा। तो आयानको जी कहते हैं क्या बोल रही हो तुम। तो वो कहती है कोई बात नहीं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें स्कूल की छत का सीन दिखाया जाता है और इधर चाबाशीरा होती है और वो स्मोकिंग कर रही होती है। तभी पीछे से सुजुने आती है, वो कहती है तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो चाबाशीरा ये कहती है कि मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहती थी कि क्लास सी ने अपनी कंप्लेंट वापस क्यों ले ली, ऐसा क्या किया तुमने कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट ही वापस ले ली। तो सुजुने कहती कि मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। तो चाबाशीरा कहती है ठीक है फिर, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देती हूँ, मुझे पता है कि तुम क्लास ए में जाना चाहती
हो और उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि आयानो कोजी किस काबिल है। क्या तुम जानती हो कि वो कैसा इंसान है? वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे आयानो कोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि कोर्टयार्ड से जा रहा होता है, तभी यहाँ पे सूडो आता है और वो ये कहता है कि भाई यार कमाल हो गया। तो आयानो कोजी कहता है कि कैसी गई तुम्हारी हियरिंग? तो सूडो कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन वो उन क्लास सी के बंदों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। कितना सही है ना यार, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? तो आयानो कोजी यहाँ पे उसको कांग्रेचुलेट करता है और सूडो पूछता है कि ये सुजुने ने किया क्या? तो आयानो कोजी कहता है कि हाँ, हो सकता है कि सुजुने ने कुछ जुगाड़ बिठाया हो। तो सूडो कहता है यार कितनी कमाल किया वो, चलो ठीक है यार मैं अब बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मजा आ गया यार सच में। यहाँ पे हमें फिर से रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है और सुजुने इधर चाबाशिरा से पूछती है कि आप कहना क्या चाहते हो? तो चाबाशिरा ये कहती है कि वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी सोचने समझने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी उसे क्लास डी में रखा गया है। जैसा कि तुम जानती हो कि क्लास डी डिफेक्टिव से भरी हुई है इस पूरे स्कूल में, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा डिफेक्टिव आयानो कोजी ही है। इधर जब आयानो कोजी स्कूल हॉल में से जा रहा होता है तभी सामने से मानाबू और उसकी सेक्रेटरी आती है। मानाबू इधर आयानो कोजी को बताता है कि क्लास सी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है और मैंने उनकी अपील को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये तुम्हारा ही प्लान था ना, जिससे कि साकुरा मासूम साबित हो जाए और पता चले कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वैसे जो भी हो, कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। तो आयानो कोजी कहता है कि मुझे कांग्रेचुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सुजुने का आइडिया था, मैंने तो बस उसकी थोड़ी बहुत मदद की है, मेरा इसमें कोई मेजर रोल नहीं है। इधर मानाबू अकाने से पूछता है कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल में एक सेक्रेटरी की पोजीशन खाली है, क्यों है ना? तो अकाने बोलते हैं कि हाँ। तो मानाबू इधर आयानो कोजी को ऑफर देता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर सकता है एक सेक्रेटरी के तौर पे, जिसे सुन के भाई अकाने बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोल रहे हो आप? तो मानाबू यहाँ पे पूरा कंफर्म्ड होता है इस चॉइस पे, वो पूरा फैसला कर चुका होता है अपने माइंड में। लेकिन आयानो कोजी कहता है कि ना, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं स्कूल में बस अपनी नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहता हूँ और ये सेक्रेटरी वगैरह बन के मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी जो कि मैं नहीं चाहता। तो मानाबू कहता है ठीक है, फिर अभी के लिए मैं तुम्हारा रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बस हमें डिसअपॉइंट मत करना। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे आयानो कोजी देखता है कि सामने सुजुने खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा सीरियस होती है। दूसरी ओर इधर हमें काकेरू का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो इन तीनों से यही पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंप्लेंट वापस लेने की? किसने बोला था तुम्हें कंप्लेंट वापस लेने के लिए? किसका आइडिया था ये? तो ये तीनों बोलते हैं कि भाई हम तीनों ने मिलके डिसाइड किया था कि हम ये कंप्लेंट वापस लेंगे। जिसके बाद यहाँ पे काकेरू एल्बर्ट को बोलता है कि इनकी वाट लगाओ, इनको सजा दो। यहाँ पे भाई एल्बर्ट बोलता है ठीक है फिर दोस्तों यार, मतलब कोई गुस्सा उस्सा मत करना यार, बॉस के कहने पे मार रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना? वो यहाँ पे इनको मारना शुरू कर देता है और काकेरू इनमें से एक फॉलोअर के पास आता है और वो यही कहता है कि मैं ये देखना चाहता था कि स्कूल कैसे रिएक्ट करेगा जब एक स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा तो, लेकिन जो भी है अब मेरे को उन बंदों के नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें फंसाया है। दूसरा इधर हमें क्लास ए के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है और जब ये लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं तो सामने से काकेरू का ग्रुप आ जाता है। काकेरू पहचान जाता है कि सामने आरिसु सकायानाकी होती है अपने ग्रुप के साथ और ये लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन आरिसु आगे आती है और काकेरू को ग्रीट करती है। काकेरू कहता है क्या बात है, अभी से ही लगता है तुम स्कूल की क्वीन बन गई हो, क्यों है ना? तो आरिसु कहती है कि हाँ तुम कह सकते हो। तो काकेरू यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो सारी की सारी क्लासेस को कुचल के रख देगा, क्लास डी के बाद वो क्लास बी और ए को भी नहीं छोड़ेगा। आरिसु पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? तो काकेरू कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी इस स्कूल का सिर्फ एक ही पर्सन इंचार्ज हो सकता है। तो आरिसु कहती है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आरिसु अपनी ही बात कर रही होती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आयानो कोजी और सुजुने इधर बारिश में चल रहे होते हैं और रेड लाइट पे खड़े हुए होते हैं। सुजुने इधर आयानो कोजी से पूछते हैं कि तुमने मेरे को मैनिपुलेट किया, क्यों है ना? वो प्लान तुम्हारा ही आइडिया था और तुमने ऐसे दिखाया है जैसे वो मेरा ही आइडिया हो और सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया। तो आयानो कोजी कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो सुजुने ये कहती है कि तुमने ही मेरे को बताया था कि वहाँ पे कैमरास नहीं है, जिस वजह से मेरे को ये आइडिया आया और हम डाइची के ग्रुप को ब्लैकमेल कर पाए। तो आयानो कोजी कहता है कि देखो तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुजुने कहती है तुमने मेरे से वादा किया है कि तुम मेरे को क्लास ए तक जाने में मदद करोगे। तो आयानो कोजी कहता है कि मतलब तुमने खुद ही फोर्स किया है यार, मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे वो आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन सुजुने उसको पकड़ लेती है, रोक लेती है और वो उसे यही कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्या मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकती हूँ या नहीं? तो आयानो कोजी कहता है यार मैं बस एक शांति की जिंदगी जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सुजुने ये कहती है फिर तुम हम सबकी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस क्लास से? तो आयानो कोजी कहता है कि मैं तो बस अपने दोस्त के खातिर ऐसा कर रहा था, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, ठीक है, और कोई ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ पे सुजुने ये कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अपने दोस्तों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सच बताओ क्या बात है? तो यहाँ पे हमें आयानो कोजी के पहले का एक सीन दिखाया जाता है बचपन का, जहाँ पे आयानो कोजी एक मिस्टीरियस ग्रुप का पार्ट हुआ करता था। वहाँ पे एक छोटा बच्चा था जो कि भाई दर्द के मारे यहाँ पे नीचे गिर जाता है और यहाँ पे आयानो कोजी के चेहरे पे कोई भी इमोशंस नहीं होते, वो नॉर्मली यहाँ पे उस बच्चे को देख रहा होता है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और सुजुने को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो आयानो कोजी सुजुने से ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्लास ए में जाने के लिए, यही है तुम्हारा गोल, क्यों है ना? लेकिन आज के बाद कभी भी मेरे पास्ट के बारे में मत पूछना
ना हो, मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली वो यहाँ पे नहाती धोती है और हमें बताया जाता है कि इनकी यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक चल रहा होता है और उसे आयनो को जी कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल डिक्लाइन करती रहती है। वो बार बार उसको कॉल करता रहता है, लेकिन वो बार बार उसका कॉल डिक्लाइन करती है और एंड में उसको फिर उसका फोन उठाना ही पड़ता है। वो यहाँ पे सुजुने से साथ में स्विमिंग पूल चलने के लिए पूछता है, लेकिन भाई ये सुनते साथ ही सुजुने फोन काट देती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है और ये क्लास डी के ही स्टूडेंट्स होते हैं और इनका एक प्लान होता है जिसका नाम होता है कि गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में इनको झांकना है किसी ना किसी तरह, ठीक है ना। तो यही इस एपिसोड का मेन थीम रहेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि सुजुने किसी के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, लेकिन फाइनली वो तैयार हो जाती है इधर स्विमिंग पूल जाने के लिए। वो यही सोचती है कि वो पता नहीं क्यों इन लोगों के साथ यहाँ पे आई है, लेकिन और कोई चारा नहीं था उसके पास, क्योंकि आयानोकोजी ने उसको काफी कॉल्स किए थे। यहाँ पे कुशिडा, साकुरा और आयानोकोजी होते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि सुजुने सारे के सारे स्टूडेंट्स को भाई एग्जामिन कर रही होती है, उनके बारे में हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती है कि कैसे कैसे लोग हैं। और तभी सूडो वगैरह आते हैं यहाँ पे और ये कहते हैं कि हमें माफ करना, हम लेट हो गए, हम ज्यादा सो गए थे। तो साकुरा कहती है लेकिन तुम तो पूल की तरफ से आ रहे हो, लेट कैसे हो गए? तो सूडो कहता है अरे चलो चलो हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो यार ये हमें दिखाया जाता है कि भाई साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो पता नहीं 10 मिनट तो इनको ऐसी साइन लैंग्वेज में बोलने में लग जाते हैं, इससे अच्छा तो कान में बोल देते, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दूर से इनको देखेगा वो यही सोचेगा भाई क्या उंगली कर रहे हैं ये। दूसरा यहाँ पे हमें गर्ल्स ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और साकुरा यही बताती है कि वैसे मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्विमिंग पूल आने में, लेकिन आयानोकोजी ने मेरे को इनवाइट किया इसलिए मैं यहाँ पे आई। तो कुशिडा यही नोटिस करती है कि ज्यादातर लड़कियां अब आयानोकोजी को पसंद करने लगी है, उनके साथ उसका कांटेक्ट ज्यादा होने लगा है। इससे शायद सुजुने को कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सुजुने को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आयानोकोजी कुछ भी करे, ठीक है। इधर हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है और इस ऑपरेशन का जो कमांडर होता है वो होता है सोटोमोरा, ठीक है। ये लोग अपना फेज 2 शुरू करते हैं और उनका मेन पर्पस यही होता है कि इन लड़कियों के घर जाने से पहले इनको अपना ये जो ऑपरेशन है पूरा करना होगा। मतलब इनका बेसिकली मेन प्लान ये होता है कि ये कैमरा सेटअप करेंगे लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में और बाद में जब सब लोग घर चले जाएंगे तब ये उन कैमरास के मेमोरी कार्ड्स को ले जाएंगे। कुशिडा नोटिस करती है कि यहाँ पे यामाउची नहीं है, वो किधर गया। तो सूडो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे यामाउची के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहां पे जाके सारे कैमरास को लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यामाउची का सीन दिखाया जाता है जिसने अपना भेस बदल रखा होता है, वो इधर गर्ल्स वॉशरूम के पास आ जाता है और इधर उसने क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का एक बोर्ड टाइप लगा दिया होता है जिससे कि यहाँ पे कोई भी ना आए उसको डिस्टर्ब करने के लिए जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स आती है और वो देखती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। यामाउची यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इन कैमरास को लगाने की। दूसरी ओर यहाँ पे पब्लिक बाथरूम में काफी भीड़ जमा होने लग जाती है। कुशिडा वगैरह का ध्यान उन पे जाता है, लेकिन ये लोग किसी तरह ध्यान बटा देते हैं। सोटोमोरा कहता है कि बताओ स्टेटस क्या चल रहा है। तो बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि भाई इसके बस की नहीं होता कैमरा वगैरह लगाना, इसको पहले से अपने ऊपर भरोसा नहीं था और अब फाइनली यहाँ पे आके ये थोड़ा घबराने लग जाता है। सोटोमोरा ये कहता है कि तुम हार मत मानो, तुम्हारे दोस्तों का तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है तो तुम जरूर जीतोगे, ठीक है ना। दूसरी ओर ये सब यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। कुशिडा ये कहते हैं कि ईके तुम्हें अपने दोस्त की चिंता नहीं हो रही, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। तो ईके ये कहता है कि अब मैं इस खेल को और नहीं संभाल सकता, अगर मैं इग्नोर करने के लिए कहूंगा तो ये सोचेगी कि मैं कैसा दोस्त हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, हो सकता है कि वो मुझसे नफरत भी करने लग जाए। नहीं 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 चल क्या रही है। तो यहाँ पे भाई ईके अपने उंगलियों के इशारों से बोल देता है कि नहीं ये प्लान खराब हो रहा है, जल्दी से इस ऑपरेशन को खत्म कर दो। सूडो ये चीज देख लेता है और सोटोमोरा दूरबीन से ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि यार शिट। वो इधर यामाउची से यही कहता है कि हे आर्गोस 2 तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से एक बार में वहां से बाहर निकलो और प्लान को कैंसिल कर दिया गया है अभी के अभी, ठीक है। यहाँ पे सूडो भाई ईके की बात लगाने लगता है, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। यहाँ पे यामाउची भागता भागता वापस आता है और कहता है मैं आ गया हूँ, क्या दिक्कत वाली बात क्या है। अरे बाथरूम की लाइन इतनी लंबी थी यार, इतना टाइम लग गया मेरे को आने में, लेकिन अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ईके यहाँ पे यामाउची की जगह पे आ जाता है और इधर सोटोमोरा जब इस पूरी सिचुएशन के ऊपर ध्यान रख रहा होता है तभी वो देखता है कि इधर र्यूएन कुछ क्लास सी के स्टूडेंट्स के साथ चेंजिंग रूम की ओर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि रास्ता बंद है, लेकिन वो उसको लात मार के हटवा देता है और ईके यहाँ पे अभी भी अंदर ही होता है। सोटोमोरा यहाँ पे ये देख के ईके को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन भाई ईके तो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है मैं इस ऑपरेशन को पूरा करके यहाँ से निकलूंगा। तो सोटोमोरा यहाँ पे भाई फ्लैग से इनको सिग्नल देना शुरू करता है और सूडो देखता है सिग्नल दूर से, भाई क्या ड्रामा चल रहा है इनका तब से, इतने घंटे में तो ये सिग्नल दे पा रहे हैं। ये देख के भाई सूडो की फट जाती है और वो कहता है मेरे तो पैर कैसी तैसी हो गए, मैं भागता हूँ यहाँ से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो ईके की मदद करने के लिए जा रहा होता है। वो जब यहाँ से चला जाता है तो ये सारी लड़कियां सोचती है अरे क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, हम भी आए क्या तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे यामाउची इनको रोकने की कोशिश करता है, कहते हैं हे अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस गेम पे रखो, समझे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोहन जब अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई साफ सफाई नहीं चल रही, तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। सोटोमोरा देखता है कि इस ग्रुप के साथ कुछ लड़कियां भी होती है जो कि चेंजिंग रूम में जा सकती है और इससे इनका पर्दा फाश हो सकता है। रोहन इधर देखता है कि सूडो यहाँ पे होता है और वो इससे यही पूछता है कि सूडो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी पीछे से यहाँ पे क्लास ए के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और जब यहाँ
पे इनका डिस्कशन होना शुरू होता है कि भाई चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे ऊपर से मानव कूद के भी नीचे आ जाता है। वो यही कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये स्विमिंग पूल भी स्कूल ग्राउंड्स के अंदर आता है और यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा करना मना है। यहाँ पे जब इनकी सिचुएशन खराब होने लग जाती है तो फाइनली सोटोमुरा इधर आयानोकोजी को सिग्नल भेजता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आयानोकोजी को भी इस प्लान के बारे में पता है, वो भी इस प्लान में शामिल है। ठीक है, तो वो इधर सुजुने के पास आता है उससे मदद मांगने के लिए और वो उससे यही कहता है कि हे, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम लोगों का ध्यान बटाओ। तो यहाँ पे भाई सुजुने एक डाइविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो क्लास डी के बारे में एक स्पीच देना शुरू कर देती है। वो यही बताती है कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई है और क्लास डी का हमेशा से नाम खराब रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक ना एक दिन हम जरूर ए क्लास में पहुंचेंगे। जिसे देख के भाई सबके सब बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि क्लास डी के स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं काफी ज्यादा। और इस स्पीच की वजह से सारे के सारे लोग भाई बाहर आ जाते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ईके फाइनली बच के इस चेंजिंग रूम से बाहर निकल के भाग जाता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे सुजुने चेंजिंग रूम में जाती है और उन सारे कैमरास में से इन एसडी कार्ड्स को निकाल लेती है, जिससे कि ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि आयानोकोजी को पहले से ही इन लोगों के प्लान के बारे में पता था और अगर वो इनको रोकने की कोशिश करता तो वो उसके पीठ पीछे इस प्लान को अंजाम देते। इसी वजह से वो इनके साथ मिल गया, जिससे कि उसको इनके प्लान के बारे में सब कुछ पता हो। और फाइनली अब सुजुने ने ये एसडी कार्ड्स निकाल लिए, जिसके बाद इनका ऑपरेशन यहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुली फेल करा दिया होता है। आयानोकोजी सुजुने से पूछता है कि हे, क्या आज तुम्हें मजा आया? तो सुजुने कहते हैं कि यहाँ पे मैं कोई मजा वगैरह करने नहीं आई थी। जिसके बाद यहाँ पे आयानोकोजी भाई सुजुने को धक्का मार के पूल में गिरा देता है और जब सुजुने यहाँ पे आगे बढ़ती है आयानोकोजी का हाथ पकड़ने के लिए तो वो आयानोकोजी को खींच के पूल के अंदर गिरा देती है। बाकी सब यहाँ पे जब इन दोनों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, तो ये लोग यहाँ पे सुजुने के ऊपर भी पानी उछालना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के यहाँ पे सुजुने और ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है और सुजुने जब इधर अपने रूम में होती है तो आयानोकोजी एक ईमेल करता है सुजुने को, जिसमें एक पिक्चर होती है। इस पिक्चर में सुजुने बाकी स्टूडेंट्स के साथ होती है और काफी ज्यादा नॉर्मली होती है, मतलब जैसे वो रहती है वैसी ही रहती है। और वो यही सोचती है कि वैसे मैं और लोगों के बिना भी काफी खुशी से जी पाती हूँ, और वो इधर स्माइल करती है। में एक ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्ले चल रहा होता है और आयानोकोजी इधर चाबाशिरा के पास आता है। वो यहाँ पे साइड में आके बैठता है और चाबाशिरा इधर आयानोकोजी को बताती है कि हाल ही में एक अजनबी इंसान ने हमारे स्कूल को कांटेक्ट किया था और उसने एक डिमांड रखी है। उसने कहा है कि आयानोकोजी कियोटाका को स्कूल से निकाल दिया जाए। वो बताती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें कवर अप कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। अगर तुम क्लास ए में पहुंचने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। तो आयानोकोजी यही कहता है कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो क्या? तो चाबाशिरा बताती है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो अफसोस तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा, और वैसे भी मैं टीचर हूँ तो मैं ही डिसाइड करूंगी कि तुम्हें स्कूल में रखना सही है या फिर नहीं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद तुम्हारी आजादी तुमसे छीन ली जाएगी। तो आयानोकोजी कहता है कि क्या आप मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो? तो यहाँ पे वो चाबाशिरा का कॉलर पकड़ लेता है और वो यही कहता है कि ऐसा करने के बाद आपको जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। तो चाबाशिरा को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। वो यही कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरे जिंदगी में मैंने ऐसे कई काम किए जिसका मुझे अफसोस है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग स्कूल में नहीं बल्कि एक क्रूज शिप में होते हैं और आयानोकोजी इधर बो पे आता है और वो यहाँ पे ये सोचता है कि क्या अब उसको अपनी कैपेबिलिटीज को रिवील करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दूसरे और का सीन दिखाया जाता है और आयानोकोजी इधर केन सूडो और उसके दोस्तों के साथ इधर टाइम पास कर रहा होता है। ये लोग यहाँ पे लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और ईके यही कहते हैं कि वो कुशिरा को उसके नाम से बुलाना चाहता है। अब आपने देखा होगा जापानीज कल्चर में ज्यादातर लोग सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। अब कुशिरा किक्यो करके नाम है तो मिस किक्यो बोला जाता है, कुशिडा नहीं बोला जाता, क्योंकि किसी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, ऐसा जापान में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रेंडली नेचर में या फिर कोई क्लोज पर्सन ही फर्स्ट नेम का इस्तेमाल कर सकता है। तो ईके यही कहता है कि वो कुशिरा को अपनी दिल की फीलिंग्स बताएगा और उसको फर्स्ट नेम से बुलाएगा। यहाँ पे ईके कुशिरा से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पहले नाम से बुला सकता हूँ, तो कुशिरा उसको परमिशन दे देती है और इसे देख के भाई ये सारे लड़के तो शॉक हो जाते हैं एकदम। तो सूडो भी डिसाइड करता है कि वो होरिकृत्य को सुजुने नाम से बुलाएगा और कितना अच्छा लगेगा। ये सब तो पागल हो चुके होते हैं और आयानोकोजी कहता है कि भाई ये क्या बात हो गई, सिर्फ पहले नाम से तो बुलाए, इसका तो ये थोड़ी ना कि ये रिलेशन में आ गए हैं, कैसे सोच रहे हैं भाई ये। तो इसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप में आते हैं जो कि इस क्रूज के अंदर ही होता है। अब ये लोग पहले आके सोचते हैं कि यार यहाँ पे इतना महंगा खाना वगैरह है, कहीं इनको आगे चल के इसका पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो इन चारों को यहाँ पे एक सीट दी जाती है। यहाँ पे एक क्लास ए का स्टूडेंट होता है तोत्सुका, जो कि सूडो की बेइज्जती मारता है और वो कहता है तुम क्लास डी के कचरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जाके कचरा ही खाना चाहिए। इसे देख के यहाँ पे सूडो थोड़ा गुस्सा होता है और वो उससे भाई बात करने के लिए आता है, बात क्या भाई उससे पंगा लेने के लिए आता है। वो बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन कात्सुरागी इन दोनों को ही शांत कर देता है। वो तोत्सुका को कहता है कि भले अभी हम एक वेकेशन पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैड बिहेवियर की वजह से हमारे पॉइंट्स ना कटे, तो जरा शांत रहो। वो सूडो से भी यही कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
लोगों के बीच में पहले तुम्हारी रेपुटेशन नीचे गिर चुकी है, तो मेरे ख्याल से तुम ऐसा नहीं चाहोगे कि वो और गिरे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ से चले जाएंगे। आगे चल के आयनो कोजी इधर सुजुने से आके मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस वेकेशन के पीछे क्या मकसद है। मुझे नहीं लगता कि ये बेफालतू में हो रहा है। अभी हम इस क्रूज शिप में एक ऐसे आइलैंड पे जा रहे हैं जो कि स्कूल का ही है और वहाँ पे एक बोर्डिंग हाउस है, मेरे ख्याल से वहीं पे कुछ होने वाला है। तभी पीछे से रेवेन आता है और वो कहता है कि तुम्हारा नाम सुजुने है, क्यों है ना, और तुमने ये वो सिक्योरिटी कैमरा सेटअप करके हमें फंसाया था। तो सुजुने कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मेरे फर्स्ट नेम से बुलाने की। तो रेवेन कहता है क्या बात है, तुम्हारे अंदर काफी जलवा है, क्यों है ना, अगली बार मैं तुमसे इतनी शांति से बात नहीं करूंगा। यहाँ पे जब वो इधर से जा रहा होता है तो क्लास सी की इबुकी आती है और वो यही कहती है कि रेवेन बस बहुत हो गया तुम्हारा। वो यहाँ पे जब रेवेन की ओर पड़ती है तो एल्बर्ट उसको रोक देता है और रेवेन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो तुम मेरे कमरे में आ सकती हो और वहां पे बैठ के हम शांति से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इबुकी जब अपनी आवाज उठाती है तो भाई रेवेन तो उसको मार के चला जाता है इधर से और इबुकी यहाँ पे नीचे गिर चुकी होती है। इन सब की हालत देख के सुजुने यही कहती है कि भाई क्लास सी का तो अंत नजदीक ही है, क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं, इनके आपसी झगड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी ओर हमें यहाँ पे सकाया नागी का सीन दिखाया जाता है बैकग्राउंड में, जो कि कॉल पे बात कर रही होती है और कुछ स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोच रही होती है और अपना एक प्लान टाइप बना रही होती है। ठीक है, इस शिप में सारी की सारी एक्टिविटीज हमें दिखाई जा रही होती है, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, टीचर्स क्या कर रहे होते हैं। जैसे कि कोइंजी यहाँ पे भाई वो नहा के बाहर निकला होता है और वो पूरा कॉरिडोर गीला करता हुआ जा रहा होता है और वो कहता है मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना मजा आ रहा है भाई, कितना कमाल है ये सब। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिनो से और उसकी टीचर होशिनोमिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मसाज ले रही होती है और स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये अलग अलग स्टूडेंट्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो होशिनोमिया यही बताती है कि तुम्हें आयनो कोजी का भी ख्याल रखना होगा जो कि क्लास डी से है। तो इचिनो से उसके बारे में सोच के थोड़ा सा डाउट करती है और ये दोनों मिलकर फिर हंसती हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि साकुरा इधर अकेले खड़ी होती है और वो आयनो कोजी से बात करने के प्रैक्टिस कर रही होती है। वो सोचती है कि वो कैसे बात करेगी उससे, क्योंकि उसको आपको पता ही होगा काफी शर्म आती है और वो हर किसी से घुल मिल नहीं पाती। वो बेसिकली यहाँ पे आयनो कोजी को डेट के लिए पूछना चाहती होती है, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे जब आयनो कोजी आता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो यही पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरे को बाकी क्लासमेट से दोस्ती करनी है और लोगों के साथ घुलना मिलना है। तो आयनो कोजी कहता है ठीक है, फिर इस चीज में तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ। तो ये देख के भाई साकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो यही कहती है कि शुक्रिया, तुम मेरी मदद करने के लिए मान गए। तभी यहाँ पे कुशिरा आती है और साकुरा जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो जब इन दोनों को साथ देखती है तो भाई साकुरा तो काफी एम्बैरेस फील करती है और वो यहाँ से भाग जाती है। कुशिरा उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकती नहीं है। कुशिरा और आयनो कोजी इधर जब बात करते हैं तो आयनो कोजी को याद आता है उसकी उस पर्सनैलिटी के बारे में कि जब भी कुशिरा प्यार से बात करती है तो वो भूल ही जाता है कि उस दिन उसने कैसा बिहेव किया था। जब आयनो कोजी यहाँ से जाने के बारे में सोचता है तो कुशिरा उसको रोकती है और वो फिर से अपनी डार्क पर्सनैलिटी में आ जाती है। वो ये कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम मेरे को काफी ज्यादा अवॉइड कर रहे हो, क्यों है ना। तो आयनो कोजी कहता है हाँ। इसके बाद यहाँ पे कुशिरा नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है कि वो क्या है ना, जब भी मैं अकेली हो जाती हूँ तो मेरे को काफी लोनली फील होता है, तो क्यों ना हम, तो यहाँ पे वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो फिर चुप हो जाती है और वो कहती है कोई बात नहीं चलो। अगले दिन इन सब के सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और शाबाशिरा इन सबको यही बताती है कि आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं कि तुम्हें इधर इकट्ठा क्यों किया गया है और तुम्हें क्यों लाया गया है इस क्रूज शिप पे। और इनको फाइनली यहाँ पे बताया जाता है कि ये एक इनका स्पेशल टेस्ट का हिस्सा है और इसका पहला पार्ट ये होगा कि इनको एक हफ्ते के लिए एक आइलैंड के ऊपर सर्वाइव करना होगा। तो बेसिकली ये एक आइलैंड होता है जो कि स्कूल के अंडर ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इसके अंदर। यहाँ पे इनका एक टेस्ट टाइप होता है कि इनको इस आइलैंड पे सरवाइव करना है और इसी वजह से इन सबको कुछ रिसोर्सेज दी जाती है जो कि इनके लिए इनफ तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर इनको काम चलाना होता है। तो ये इन रिसोर्सेज को चेक करना शुरू करते हैं और उस हिसाब से ये प्लान करेंगे कि इनको सर्वाइवल कैसे करना है और हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो क्लास डी को यहाँ पे एस पॉइंट्स मिले होते हैं और इन एस पॉइंट्स इस्तेमाल करके काफी सारी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जैसे कि टॉयलेट वगैरह हो गया और उसके लिए इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इन सबको आपस में मिलकर डिसाइड करना होगा कि ये पॉइंट्स इनको किसके ऊपर खर्च करने हैं और किसके ऊपर नहीं, क्योंकि अगर ये इन पॉइंट्स को बचा के रखेंगे तो ये टेस्ट ओवर होने के बाद ये एस पॉइंट्स इनके क्लास पॉइंट्स में जाके ऐड हो जाएंगे और काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इनको इन एस पॉइंट्स का इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। यहाँ पे एक मैनुअल टाइप होती है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या करने की वजह से इनके पॉइंट लूज हो सकते हैं या फिर इनको और पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसी किताब के अंदर सब कुछ लिखा होता है इस एक्टिविटी के बारे में, इस सर्वाइवल टेस्ट के बारे में। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इनको साथ मिलके रहना है और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बॉयज तो मैनेज कर सकते हैं लेकिन गर्ल्स कैसे मैनेज करेंगी, तो इसी वजह से इनकी यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाती है। गर्ल्स यहाँ पे हाथ उठाती है और वो यही कहती है कि क्यों ना हम अपने एस पॉइंट्स का इस्तेमाल एक टॉयलेट खरीदने के लिए कर ले, लेकिन यहाँ पे ये लोग किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि इनको अपने एस पॉइंट्स बचाने होते हैं। सुजुने ये सब देखती है तो वो यही सोचती है
कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। तो अब बेसिकली इनको लैंडमार्क्स ढूंढने होते हैं जो कि एक तरीके से सेफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जाके ये कैंप भी कर सकते हैं, और इसके बारे में आगे हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब लोग जंगलों में जाते हैं और क्लास डी के 3 बेवकूफ इन ग्रुप का नाम रख दिया गया है। इस ग्रुप में केन, सूडो, ईके और यामाउची होते हैं। ठीक है, ये भी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए लैंडमार्क्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं सारे के सारे और इश्यूज डिस्कस करना शुरू करते हैं कि यार वो टॉयलेट वाला जो इशू है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए कुछ लोग यही कहते हैं कि अभी हम इसके बारे में भूल जाते हैं और सबसे पहले एक कैंप साइट ढूंढते हैं, वो हमारे लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो तकरीबन यहाँ पे 9 लोग अपने हाथ उठाते हैं जो कि अपने आप को वॉलंटियर करते हैं और ये 3-3 के अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं एक कैंप साइट ढूंढने के लिए। यहाँ पे आयनोको जी के साथ साकुरा और कोइंजी होते हैं, और भाई कोइंजी तो पागलों की तरह भाई जंगलों के पेड़ों के ऊपर कूदता हो जा रहा होता है, गोरिल्ला टाइप बन चुका होता है, या फिर मैं कहूँ ये क्या है, वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहा होता है ये। और ये इतनी तेज होता है कि आयनोको जी और साकुरा बहुत पीछे रह जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे अकेले जब हो जाते हैं तो ये आगे चल के देखते हैं कि इनको एक गुफा दिखाई देती है जो कि एक लैंडमार्क होती है। तो आयनोको जी याद करता है कि इसके बारे में चाबुशिरा ने इन लोगों को बताया था कि इस आइलैंड पे अलग अलग लैंडमार्क लोकेशंस है जहाँ पे जाके अगर ये उस लैंडमार्क को पोजेस कर लेंगे तो 8 घंटे के लिए ये लैंडमार्क उन लोगों का हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इनको क्लास लीडर की जरूरत है जो कि इस लैंडमार्क को रजिस्टर कर सकता है, और ऐसा करने पे इनको एक बोनस एस पॉइंट भी मिलेगा। भले ये जो बोनस पॉइंट्स है ये इसका इस्तेमाल ये लोग इस टेस्ट के दौरान नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट के बाद ये सारे बोनस पॉइंट इनके क्लास पॉइंट्स में जाके ऐड हो जाएंगे, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं बोनस पॉइंट्स कमाने के और साथ ही साथ गंवाने के। अगर ये लोग दूसरे क्लासेस के लीडर का सही से पता लगा लेते हैं कि कौन है दूसरी क्लास का लीडर, तो इससे इनको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। वही दूसरी ओर अगर इनकी क्लास के लीडर के बारे में दूसरी क्लास को पता चल गया तो इनके 50 एस पॉइंट्स कम भी हो जाएंगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। भले यहाँ पे लीडर्स के बारे में ठीक से अभी पता नहीं है, हमें भी क्लास डी का जो लीडर है वो आगे पता चलेगा, ओके, लेकिन बाकी क्लासेस के अगर ये लीडर्स का नाम पता लगा लेंगे तो इनको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये इनको टेस्ट के आखिरी दिन बताना होगा कि कौन है लीडर किसका। ठीक है ना, तभी यहाँ पे इस गुफा में से कात्सुरागी और तोत्सुका बाहर निकलते हैं और इसे देख के भाई आयनोको जी और साकुरा भाई जल्दी से छुप जाते हैं। कात्सुरागी को यहाँ पे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है तो वो आता है यहाँ पे चेक करने के लिए। वो सोचता है कि यहाँ पे कोई तो है, लेकिन जब वो यहाँ पे आके देखता है तो इधर कोई भी नहीं होता और वो यही कहता है कि चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। आयनोको जी जब इन दोनों की बातें सुनता है तो उसको काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इस क्लास का लीडर कात्सुरागी है। ठीक है ना, जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो वही हमें दिखाया जाता है आयनोको जी ने इधर साकुरा का मुंह बंद कर रखा होता है जिससे कि वो कोई आवाज न निकाले। और भाई साकुरा तो पूरे लाल हो चुकी होती है, उसे काफी शर्म आ रही होती है कि आयनोको जी ने उसको पकड़ रखा होता है। जैसे वो यहाँ से हटता है तो भाई साकुरा तो नीचे गिर जाती है, उसकी होश उड़ चुके होते हैं पूरी तरह से। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद आयनोको जी और साकुरा इस केव के अंदर आते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये केव कैसी है। यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप लगा होता है जिसमें टाइमर चल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि कात्सुरागी ने 8 घंटे के लिए इस केव को प्रिजर्व कर लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको एक बोनस एस पॉइंट मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। ये लोग वापस आते हैं और आयनोको जी सुजुने को ये सारी बातें बताता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें सूडो, ईके और यामाउची का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई इधर क्लास डी को आके बताते हैं कि उनको एक नदी मिली है जिसमें बिल्कुल साफ पानी है और वो बिल्कुल पास ही है, वो उसके पास अपना एक कैंप साइट बना सकते हैं। अब ये लोग यही सोचते हैं कि इस कैंप साइट को ये प्रिजर्व कैसे करेंगे, रजिस्टर कैसे करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है कि इनके क्लास का लीडर कौन होगा। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सुजुने को अपना लीडर बनाएंगे और किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इनको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि बाकी के किसी क्लास वाले को नहीं पता चले कि सुजुने इनके लीडर है, जिस वजह से ये डिसाइड करते हैं कि चारों तरफ से इस डिस्प्ले को घेर लेंगे जिससे कि कोई देख ना पाए कि कौन लीडर है और कौन रजिस्ट्रेशन कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे सुजुने 8 घंटे के लिए इस जगह को रजिस्टर कर लेती है। ये लोग पहले ये सोचते हैं कि इस नदी का पानी साफ है या नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे, लेकिन ईके यहाँ पे कंफर्म करता है कि ये नदी काफी साफ पानी की है क्योंकि वो पहले काफी कैंपेन ट्रिप्स कर चुका है और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये पता लगाने का कि साफ पानी और गंदा पानी कैसा होता है। ये लोग यहाँ पे कैंप लगाना शुरू करते हैं और आयनोको जी, यामाउची और साकुरा इधर लकड़ी इकट्ठे करने के लिए जाते हैं आग जलाने के लिए। जब ये लोग यहाँ पे इस फॉरेस्ट में आते हैं तो ये देखते हैं कि इधर इबुकी होती है और वो काफी ज्यादा घायल होती है। अब इबुकी आपको याद ही होगा कि पहले कात्सुरागी ने उसके ऊपर हमला किया था, उसको मार के नीचे गिरा दिया था और एक क्लास सी की एक स्टूडेंट है। ठीक है ना, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इबुकी को अपने साथ लेके जाएंगे अपने कैंप में, क्योंकि यहाँ पे उसका रहना बिल्कुल सेफ नहीं है और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है ना, इबुकी यही सोचते हैं कि ये लोग इसके ऊपर इतना जल्दी भरोसा क्यों कर रहे हैं जबकि ये दूसरी क्लास की मेंबर है और ये लोग बेवकूफ है क्या, जबकि उसकी क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इधर ईके इन लकड़ियों में आग जलाता है और इसे देखे सबके सब काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे ईके कितना कमाल का है, उसको कैंप फायर जलानी आती है, क्या बात है। सबके सब लोग यहाँ पे तालियां बजाते हैं और इसके बाद ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये लोग एस पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे और उसके हिसाब से इनके पास एंड में जाके कितने
पॉइंट्स बचेंगे तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये गर्ल्स के लिए टॉयलेट लेंगे क्योंकि उससे उनको काफी ज्यादा कंफर्ट होगा। ये सबके सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कि इन्होंने अपने पहले दिन पे इतना अच्छा खासा परफॉर्म किया, नेचुरल फ्रूट्स इकट्ठा किए खाने पीने के लिए और इनको काफी मजा आया ये सब करके। ये सब डिसाइड करते हैं सुजुने के साथ कि इनको इबुकी के साथ क्या करना चाहिए। तभी कुशिरा इधर इबुकी के पास कुछ फ्रूट्स लेके आती है और इबुकी यही कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे लाके खाना दे रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तभी यहाँ पे सूडो बहुत तेज चिल्लाता है, वो कहता है वो कोइंजी कहीं का बेवकूफ शिट। वो बताता है यहाँ पे कि युकीमुरा ने बताया है कि कोइंजी की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वो बोट पे वापस चला गया है, जिसकी वजह से यार यहाँ पे इनके 30 एस पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ये रूल है इनका, ठीक है, कि अगर किसी भी मेंबर की तबीयत खराब होती है, किसी भी स्टूडेंट की तबीयत खराब होती है, फिर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 30 एस पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, साथ ही साथ वो डिस्क्वालीफाई टाइप हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर यहाँ पे मैं कोइंजी का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई मेरे को बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहा होता, भाई मजे काट रहा होता है, वो पागल हो चुका होता है। इधर वो शिप की एंकर चेन से ऊपर चढ़ रहा होता है और भाई कहता है मैं तो एकदम चांद की तरह खूबसूरत हूँ, कितना कमाल है। अबे भाई क्या यार, यहाँ पे उनके पॉइंट्स वगैरह माइनस हो रहे हैं, इस बंदे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस क्लास से और मेरे को ऐसा लगता है इसको निकाल देना चाहिए। ठीक है ना। आयनो कोजी के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ करता था तब कैसा डिसिप्लिन हुआ करता था वहां पे। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनो कोजी और सुजुने बाकी कैंप्स को देखने के लिए जा रहे हैं कि वहां पे कैसे सिचुएशंस है और वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इस पूरे ट्रिप को और इस पूरे टेस्ट को। ये लोग इधर क्लास बी के ग्रुप के पास आते हैं और इन लोगों ने यहाँ पे यार काफी कमाल का वाटरफॉल के पास अपना कैंप सेटअप करके रखा होता है और ये लोग भी काइंड ऑफ जैसे क्लास डी ऑपरेट कर रहे हैं वैसे ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनके पास यहाँ पे फ्रेश पानी की भी सोर्स होती है, साथ ही साथ खाने पीने का भी ये लोग इंतजाम कर पाते हैं, बस इनकी लोकेशन क्लास डी से थोड़ी बेहतर होती है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं क्लास ए के कैंप की ओर तो इन लोगों ने अपना कैंप एक गुफा के अंदर बना रखा होता है और ये जगह हमने पहले भी देख रखी होती है। तो सुजुने और आयनो कोजी दोनों यहाँ पे आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो कात्सुराकी इन दोनों को रोक देता है और वो कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो सुजुने कहती है कि वैसे हम एक दूसरे का कैंप चेकआउट कर सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये किसी रूल में नहीं लिखा कि हम किसी और के क्लास के कैंप को चेक नहीं कर सकते। लेकिन कात्सुराकी इनको यही बोलता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ क्योंकि भले ही किसी रूल बुक में लिखा हो या ना लिखा हो लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम अंदर नहीं जाओगी, ठीक है ना, नहीं तो अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा और एक जंग का ऐलान होगा जिसके बाद एक जंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बाकी सारे के सारे क्लास ए के मेंबर्स आ जाते हैं भाई यार हाथ में लकड़ी वगैरह लेके इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसे देख के सुजुने और आयनो कोजी दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इनको बेफालतू का पंगा नहीं करना होता है, ठीक है ना। दूसरी ओर क्लास सी के कैंप की अगर बात करें तो भाई साहब इन्होंने यहाँ पे बीच के ऊपर अपना काफी तगड़ा कैंप बना रखा होता है। ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, इनके पास स्पीड बोट्स होती है, साथ ही साथ इनके पास खाने पीने की हर चीज होती है। ये पूरी अपनी जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं। बेसिकली इनके जो क्लास का लीडर होता है वो होता है रुएन और उसने अपने सारे के सारे पॉइंट पहले दिन में ही खर्च कर दिए होते हैं। इन सबका मेन मोटिव ये होता है कि ये लोग इसको सच में एक वेकेशन की तरह यूज करेंगे, इसी वजह से इन लोगों ने अपने सारे के सारे पॉइंट्स यूज कर लिए होते हैं। और रुएन इधर सुजुने से ये कहता है कि तुम लोग तो एक नंबर के बेवकूफ हो, इतने दिनों तक तुम भूखे प्यासे रहोगे, अपने आप को तड़पाओगे इस बेकार से जंगल में, इससे अच्छा तो यार ये जिंदगी है जहाँ पे हम पूरी तरह से अपने मजे कर सकते हैं और हमें कोई पेनल्टी भी नहीं मिलेगी अगर हम 0 पॉइंट्स कर देंगे। तो कितने पॉइंट्स बचा लोगे तुम लोग, क्लास में तुम्हें 200-100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इससे अच्छा अभी मजे कर लो यार, क्या मतलब क्या है इन सब चीजों का। यहाँ पे जब सुजुने रुएन से मियो के बारे में पूछती है तो रुएन कहता है कि हाँ वो मेरी ही क्लासमेट है और उसको मैंने एक सजा दी है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बन रही थी अपने आप को। अब फिर चाहे उसको कुछ हो जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो हमारे पास भाई पॉइंट्स ही नहीं बचे, तो माइनस क्या करोगे। तो जैसे कि आपको याद होगा इनकी रूल बुक में ये लिखा था कि अगर क्लास में कोई भी मेंबर बीमार होता है फिर किसी को भी शिप पे भेजा जाता है मेडिकल असिस्टेंस के लिए तो उसके बदले इनके एस पॉइंट्स माइनस होंगे। तो यहाँ पे रुएन ने अपने सारे पॉइंट्स पहले से उड़ा दिए होते हैं तो ऑब्वियसली अगर मियो को कुछ हो भी जाता है यानी कि इबुकी को तो इससे इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये अपनी मजे की जिंदगी फिर भी जीते रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अपने पूरे पॉइंट्स खर्च कर दिए, इसके बदले इनको कोई पनिशमेंट वगैरह भी नहीं मिलने वाली है, बस इनको शिप पे भेज दिया जाएगा। तो ठीक ही है भाई इनका प्लान भी, इनको इस टेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरे दिन की रात को हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी या फिर लड़की, मुझे नहीं पता, यहाँ पे हमें सही से दिखाया नहीं जाता, लड़कियों के टेंट में घुस जाती है क्लास डी के और मियो का बैग चेक करना शुरू कर देते हैं उसके फोन के लिए, ठीक है ना। तो ये सीन होता है जिसके बाद हमें चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है। क्लास डी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये लोग पता लगाएंगे कि कौन सी क्लास का लीडर कौन है, क्योंकि अगर ये लोग लीडर पता लगा लेंगे तो उसके भी इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आयनो कोजी और साकुरा दोनों निकल पड़ते हैं बाकी ग्रुप्स के कैंप्स को जांचने के लिए। ये लोग जब क्लास सी के कैंप में जाते हैं तो ये इचिनोसे से मिलते हैं और ये लोग देखते हैं कि क्लास सी के सारे स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके होते हैं और बेसिकली वो लोग शिप पे चले गए होंगे क्योंकि भाई एक दिन में उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स तो
तो यूज कर लिए हैं, इनके मजे की जिंदगी खत्म हो गई है और अब ये दोबारा से शिप पे वापस जा चुके हैं। तो क्लास सी की सिर्फ एक स्टूडेंट यहाँ पे बची होती है जो कि होते हैं इबुकी। वो भी इसलिए बची होती है क्योंकि वो क्लास डी के स्टूडेंट्स के साथ रह रही होती है। इस टेस्ट के 5वें दिन पे सुबह सुबह ये सारी लड़कियां लड़कों को जगा देती है और इधर कारोइजावा होती है और वो बताती है कि उसका अंडरवेयर यहाँ पे चुरा लिया गया होता है, जिस वजह से वो ये कहते हैं कि सबके बैग की तलाशी ली जानी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे क्लास डी के सारे लड़कों के बैग की तलाशी ली जाती है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे लाइन में लगे होते हैं तो यामोइची को ईके के बैग में वो अंडरवेयर मिल जाता है, जिससे देख के ईके काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है भाई ये कहाँ से आ गया, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या चल क्या रहा है ये। तो वो यहाँ पे इस अंडरवेयर को यहाँ पे आयनोकोजी के हाथ में देता है। वो कहता है भाई तुम प्लीज संभाल लेना है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना। तो जब किसी के भी बैग में यहाँ पे वो अंडरवेयर नहीं मिलता है तो ये लड़के ये कहते हैं कि हमें इनके कपड़ों की भी तलाशी लेनी चाहिए। तो ईके कहता है कि यार भाई ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम तो हमारे ऊपर ऐसे शक कर रही हो फलाना ठिकाना। तो ये सारी लड़कियों को भाई ईके के ऊपर शक होने लग जाता है कि ये बड़ा अजीब से बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है इसी ने लिया हो। तो ईके कहता है देखो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे तो तुम मेरी जेबें चेक कर लो, मेरी जेब में कुछ नहीं है। तो आयनोकोजी उन्होंने कहता है ये भाई तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे लड़कों की जेबें भी अब चेक होने शुरू हो जाती है और आयनोकोजी ने अपनी जेब में ही वो अंडरवेयर छुपा रखा होता है। तो जब हिराटा यहाँ पे इन सब लड़कों के जेबों को चेक करना शुरू करता है तो उसको यहाँ पे वो अंडरवेयर नहीं मिलता और फाइनली वो आयनोकोजी के पास आता है। आयनोकोजी के पैरों हाथों को सारे कपड़ों को चेक करके वो यही बोलता है कि नहीं उसके पास भी नहीं है, तो हो सकता है कि कोई और ही हो और कल्प्रिट क्लास डी का ना हो। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में जरूर पता लगाएंगे। तो कुछ समय बाद यहाँ पे जंगल के अंदर आयनोकोजी हिराटा से यही पूछता है कि तुमने मेरे को बचाया क्यों, सबको बताया क्यों नहीं कि अंडरवेयर मेरे पास ही था। तो हिराटा ये कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ कि तुम ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो तुम वो अंडरवेयर मुझे दे सकते हो क्योंकि कारुइजावा मेरी ही गर्लफ्रेंड है। तो अगर मेरे ऊपर इल्जाम आता भी है तो मेरे को ज्यादा चीजें भुगतनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना, और मेरी रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब नहीं होगी। लेकिन मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि आयनोकोजी तुम मेरी मदद करो असली कल्प्रिट का पता लगाने में। तो आयनोकोजी यहाँ पे एक्सेप्ट करता है उसकी ये ऑफर और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हिराटा काफी स्मार्ट होता है, जो उसको पता होता है कि आयनोकोजी ऐसा कुछ नहीं कर सकता और वो उससे मदद भी मांगता है क्योंकि उसे पता होता है कि आयनोकोजी पता लगा सकता है कि असली कल्प्रिट कौन है। इन गर्ल्स को बॉयज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इनके सारे टेंट्स को बॉयज के टेंट से अलग कर दिया जाए क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लड़के भी कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम। तो ये सब यहाँ आपस में बहस करने लग जाते हैं और ये लड़के डिसाइड करती है, हिराटा को ये बोलती है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इस चीज की, हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और सिर्फ तुम ही हो जो कि दोनों टेंट्स में जा सकते हो और चीजों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सुजुने थोड़ा सोचती है और वो आगे आती है। वो ये कहती है कि है तो ये भी एक लड़का ही ना, तो मेरे को इसके ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें हो या ना हो, तो ये अच्छा रहेगा कि हम एक और ट्रस्टवर्दी इंसान को इसके साथ रखे जो कि हर चीज पे ख्याल रखे और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखेंगे और सामान को भी इधर उधर लाने में मदद कर पाएंगे, और वो है आयनोकोजी। यहाँ पे आयनोकोजी हिराटा के साथ ये टेंट सेटअप करने की मदद कर रहा होता है, तभी यहाँ पे हिराटा को कोई बुला लेता है जिसके बाद यहाँ से चला जाता है। जब आयनोकोजी यहाँ पे अकेले इस टेंट को सेटअप कर रहा होता है तभी साइड से इबुकी आती है और वो उससे आके बात करती है। वो ये कहती है कि मैं दूसरी क्लास से हूँ, इस वजह से लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लोगों को लगता है कि मैंने वो अंडरवेयर चुराया था, शायद तुम भी मेरे बारे में ऐसे सोचते होगे। लेकिन आयनोकोजी कहता है कि नहीं, मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। भले ही दूसरी और सूडो वगैरह को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता इबुकी के ऊपर। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि आयनोकोजी को पहली बार जहाँ पे इबुकी मिली थी वहां पे उसने देखा था कि उसके हाथ थोड़े गंदे हो रखे थे, इसका मतलब उसने जमीन के अंदर कुछ छुपा रखा था, इसी वजह से उसने यहाँ पे एक कपड़ा बांध दिया था। वो यहाँ पे बाद में आता है और उस जगह को खोद के देखता है, हमें दिखाया नहीं जाता कि उसको क्या मिला होता है। जब वो यहाँ पे अकेला होता है डिनर के टाइम पे तो सुजुने उससे मिलने के लिए आती है और आयनोकोजी को पता चल जाता है कि सुजुने डे 1 से बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हो रखी है, लेकिन फिर भी उसने किसी को ये बात नहीं बताई है क्योंकि इससे यार इनके पॉइंट्स वगैरह कम हो गए और अच्छा नहीं रहेगा। आयनोकोजी सुजुने को चेक करता है तो उसका टेम्परेचर भी काफी हाई हो रखा होता है। तो सुजुने ये कहती है कि 5 दिन मैंने यहाँ पे झेल लिया तो मैं बाकी दिन भी झेल लूंगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मौसम काफी ज्यादा बादल वाला हो रहा होता है तो यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे एक दिन का खाना वाने का जुगाड़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेट डालने के बाद आयनोकोजी सुजुने से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा की कार्ड मौका है इसे करने का। तो सुजुने कहती है तुम देखना क्या चाहते हो, क्या करोगे देख के। तो आयनोकोजी बताता है कि मैंने एक स्टूडेंट के हाथ में एक कार्ड देखा था, अब मैं पता करना चाहता हूँ कि वो की कार्ड था या नहीं, क्योंकि उसी से पता चल सकता है कि लीडर कौन है। तो आपको याद होगा कि कात्सुरागी के हाथ में आयनोकोजी ने वो कार्ड देखा था। सुजुने यहाँ पे उसको अपना कार्ड दिखा देती है और आयनोकोजी कहता है कि पता नहीं, हो सकता है कि उनके कार्ड का कलर अलग हो या मुझे तो याद भी नहीं कि उनका कलर कैसा था, हो सकता है कि सारी क्लासेस के कार्ड्स अलग अलग कलर के हो, तो कुछ कह नहीं सकते। तभी पीछे यहाँ पे यामोची आता है बाकी लोगों के साथ और वो कहता है ये देखो ये लव बडीज। तो यहाँ पे वो थोड़ी कीचड़ उठाता है और भाई सुजुने के सर के ऊपर रख देता है और कहते हैं देखो अभी इसका बॉयफ्रेंड आएगा इसको बचाने के लिए। यहाँ पे भाई सुजुने पीछे मुड़ती है, उसका हाथ पकड़ के वो उठा के नीचे फेंक देती है आयनोकोजी के ऊपर। उसको काफी गुस्सा आ चुका होता है, जिसके बाद वो यहाँ से नहाने के लिए निकल जाती है। उससे पहले वो यहाँ से जाए तो आयनोकोजी कहता है कि क्या तुम उसका सर फोड़ने की कोशिश कर रही थी, मारना चाहती हो उसको, वो तो
अच्छो मैं बीच में आ गया, वरना तो मर चुका होता वो अभी तक। जब यहाँ पे सुजुने नहा लेती है तो उसको एक चीज रियलाइज होती है। दूसरी ओर ये लोग देखते हैं कि इन्होंने जो बाथरूम खरीदा था उसके आगे भाई लड़कियों की लाइन लगी होती है, तो इनका तो कोई चांस नहीं बनता यहाँ पे नहाने का, तो ये तो भाई नदी वदी में नहा सकते हैं। जब यहाँ पे नहाने धोने के बाद आयनको जी आग के पास बैठा होता है तो सुजुने उसके पास आती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। तो ये लोग यहाँ पे जंगल के अंदर जाते हैं और सुजुने बताती है कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी लापरवाही की वजह से की कार्ड चोरी हो चुका है। तो आयनको जी कहता है ठीक है, फिर अभी के लिए ये बात किसी को बताना मत, वरना लोग घबरा जाएंगे और ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो सुजुने कहती है ठीक है, फिर मेरे को दो लोगों के ऊपर शक है, कारुइजावा और इबुकी। तो आयनको जी कहता है क्या कारुइजावा मतलब उसके साथ तुम्हारी जम नहीं रही क्या? तो सुजुने कहती है कि हाँ मतलब कुछ ऐसा से चल रहा है। तो आयनको जी कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कारुइजावा तो इतने समय से शावर के बाहर ही खड़ी हुई थी, मैं उसको देख रहा था, तो इसका मतलब यह है कि भाई इबुकी बची, इबुकी ने वो की कार्ड चुराया होगा। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और होरिका देखती है कि यहाँ पे अंदर से भाई आग लग चुकी होती है, जंगल में से धुआं निकल रहा होता है। वो भाग के आती है तो वो देखती है कि इनकी जो मैनुअल होती है वो जल चुकी होती है। उसे यहाँ पे इबुकी के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन वो खुद घबराई हुई होती है। तो यहाँ पे ये लोग आके इस आग को बुझाते हैं, जिसके बाद ये काफी ज्यादा भाई परेशान हो जाता है कि ये काम किसने किया होगा। लड़की और लड़के का ग्रुप फिर से सब लड़ने लग जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, क्या हो गया, और अंडरवेयर थीफ घूम रहा है यहाँ पे, फलाना ठिकाने, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं एक तरीके से। तब यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और तभी कुशेरा यहाँ पे आती है और वो पूछती है कि इबुकी कहाँ पे है। और ये लोग कहते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले वो यहीं पे थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। यहाँ पे हिराटा काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है कि उसके नजर के नीचे से ये सब चीजें हो रही है, पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है। वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी आयनको जी उससे कहता है कि हे हमें कुछ करना चाहिए। तो हिराटा यहाँ पे ये ऑर्डर करता है कि भाई जो कपड़े सूख रहे थे उनको सही सलामत लेके आओ, लकड़ियों को बचाओ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आयनको जी क्लासरूम में था और धीरे धीरे करके उसमें बच्चे कम होते गए और एंड में आके सिर्फ आयनको जी ही बचा था। दूसरी ओर यहाँ पे हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है जो कि भाग के जंगल में जा रही होती है और आगे चल के उसको इबुकी मिलती है जो कि यहाँ पे खड़ी होती है। सुजुने ये कहते हैं कि मुझे पता है अच्छे से कि तुमने ही वो अंडरवेयर चुराया था, बस मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, साथ ही साथ जो भी तुमने मेरे से चीज ली है वो मुझे वापस करो। इबुकी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर लेना चाहते हो जो ले लो। वो यहाँ पे अपना बैग नीचे रख देती है और जैसे ही सुजुने उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है तो भाई इबुकी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सुजुने उसके अटैक से बच जाती है। इसके बाद यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली सुजुने के ऊपर अटैक करती है। भले यहाँ पे सुजुने की तबीयत काफी खराब हो रही होती है, उसका टेम्परेचर काफी बढ़ चुका होता है और उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, लेकिन वो यही सोचती है कि हमेशा से वो क्लास डी के बच्चों को नीचे देखा करती थी, उनको ऐसा बिहेव किया कराया करती थी जैसे वो कुछ है नहीं, और अब वो यहाँ पे हार नहीं मान सकती, वो ऐसे पीछे नहीं हट सकती, उसे इसका सामना करना होगा। यहाँ पे वो इबुकी से थोड़ा लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इबुकी भाई उसको नीचे गिरा देती है और वो बोलती है ठीक है फिर तुमने काफी अच्छा काम किया, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि ये कार्ड मैंने ही चुराया था। सुजुने कहती है कि इस कार्ड पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हो गए तो मैं ये साबित करके दिखा सकती हूँ कि ये काम तुमने ही किया है, और फिर तुम गई। यहाँ पे सुजुने इबुकी को नीचे गिराने में सफल हो जाती है, लेकिन भाई इबुकी फिर भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है, वो एक तरीके से उसको फिर से नीचे गिरा देती है और वो कहती है मेरे को वैसे ही बहुत काम है, मेरे को जाना होगा यहाँ से। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है या औरत मुझे नहीं पता लड़का या लड़की है, और इबुकी यही कहती है कि जो चीज की तुमने मांग की थी वो मुझे मिल चुकी है, ये लो। तो बेसिकली अब आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा कि भाई ये बंदा कौन है और क्या सीन है क्या नहीं। इन दी एंड भाई इबुकी धोखेबाज निकली, ये तो गलत ही हो गया, उसको रखना ही नहीं चाहिए था हमें इस ग्रुप में। हमें इबुकी का सीन दिखाया जाता है जिसने एक हैम रेडियो के थ्रू कात्सुरागी को कांटेक्ट करके बुलाया होता है और उसे बताया होता है कि उसने सुजुने का लीडर कार्ड ले लिया है, और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लास ए और क्लास सी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। कियोटाका इधर सुजुने को ढूंढता है और उसको एक गुफा टाइप में लेके आ जाता है जहाँ पे वो जब होश में आती है तो वो उसे बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। यहाँ पे सुजुने की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और आयनको जिससे यही कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस टेस्ट से हट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन सुजुने उसे मना कर देती है और वो यही कहती है कि ये इन सब के पीछे मेरी गलती है कि वो कार्ड मुझसे छीन लिया गया, तो इस गलती को मैं ही सुधारूंगी और ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं है ना जो कि मैं ये कार्ड किसी और को दे सकूं, मैं अकेले ही थी जिसको ये संभालना था, तो ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे भाई सुजुने की हालत काफी खराब होती है जिस वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है और वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तो कियोटाका उसे यहाँ पे उठा के लेके आता है टीचर्स कैंप में और बता देता है कि वो ड्रॉप आउट करना चाहती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनल दिन होता है इस टेस्ट का, सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं कैंप ग्राउंड की जाने से पहले। इन सभी लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें ये लोग बाकी क्लासेस के लीडर का नाम लिख सकते हैं अगर उनको पता है तो, लेकिन ये लोग गलत गेस नहीं कर सकते, उल्टा फुल्टा नाम नहीं लिख सकते क्योंकि उससे उनके पॉइंट्स माइनस होंगे। तो ये सब के सब क्लासेस अपने अपने हिसाब से लीडर्स को गेस करते हैं सिवाय क्लास बी को छोड़ के। क्लास बी के स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कोई भी गेस नहीं करेंगे क्योंकि उनको नहीं पता होता भाई किसी और लीडर का नाम, ठीक है ना। आयनको जी इधर हिराटा के पास आता है और वो उसे एक लिस्ट देता है जिसमें सारे क्लास के लीडर्स के नाम लिखे हुए होते हैं और हिराटा इन सभी नामों को उस लिस्ट के अंदर डाल देता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे असेंबली होती है फाइनल
दिन की तो यहाँ पे सबकी सब क्लासेस इकट्ठा होती है और तभी यहाँ पे रोएन आता है और वो आते साथ हमें बताता है कि उसने कात्सुरागी के साथ एक पैक्ट किया था, एक ऑफर था इन दोनों के बीच में कि रोएन 200 टेस्ट पॉइंट्स की चीजें या फिर मटेरियल्स क्लास ए को अगर दे देगा तो इनका ये पैक्ट शुरू हो जाएगा और उसके बदले उन्हें लीडर की फोटो या फिर कार्ड दे दिया जाएगा। जिसके बाद बचे हुए जो इनके 100 पॉइंट्स थे तो क्लास सी ने उन 100 पॉइंट्स से भाई फुल मजे किए, अपने ऊपर उड़ा दिए उन्होंने एक तरीके से, ठीक है। जिसके बाद रोएन, इबुकी और कनाडा को छोड़ के सारे स्टूडेंट्स भाई वापस क्रूज शिप में चले गए। वो एक तरीके से अपने आप को हारा हुआ घोषित कर देते हैं कि भाई हमें नहीं खेलना है गेम, हम जा रहे हैं क्रूज पे, ठीक है ना। उन्हें इसके टेस्ट से कोई लेने देना नहीं होता, तो इसलिए ये सब चले जाते हैं। और आपको जैसे कि पता ही है, इबुकी को यहाँ पे क्लास डी में भेजा जाता है स्पाई करने के लिए और दूसरी ओर कनाडा को इधर क्लास बी के अंदर भेजा जाता है स्पाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास सी को फाइनली लीडर्स के नाम पता चल चुके होते हैं। क्लास ए का लीडर होता है याहिको तोत्सुका, क्लास बी की लीडर होती है चिहिरो शिरानामी और क्लास डी की लीडर होती है सुजुने होरागिता। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स इन सभी को बताए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि क्लास सी के यहाँ पे 0 पॉइंट्स होते हैं। क्लास ए होता है 120 पॉइंट्स के साथ 3rd रैंक पे, 2nd रैंक पे होती है क्लास बी जिनके 140 पॉइंट्स होते हैं और क्लास डी होता है 1st रैंक पे जिनके होते हैं 225 पॉइंट्स। जिसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स को क्रूज शिप पे भेज दिया जाता है और साकायानागी यही बताती है कि सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से हुआ। कात्सुरागी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया। जिसके बाद उनके दोस्त मायोशी ने क्लास ए के लीडर का नाम रोएन को बता दिया। सुजुने यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, वो यही सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग जीत कैसे सकते हैं। और तभी वो आयानोकोजी को ढूंढती है और उससे जाकर पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे बताओ। तो यहाँ पे आयानोकोजी बताता है उसका पूरा प्लान शुरुआत से क्या था। उसने जानबूझ के इबुकी के सामने सुजुने से उसका लीडर कार्ड देखने के लिए कहा था जिससे कि इबुकी उस कार्ड को चोरी करने की कोशिश करे और इन दी एंड खराब हालत की वजह से सुजुने रिटायर हो जाए। इनके रूल बुक में एक चीज लिखी थी, एक रूल था जिसमें ये कहा जाता है कि ये लोग अपने क्लास का लीडर चेंज कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ काफी खतरनाक कंडीशन में, ऐसी रीजन होना चाहिए उस लीडर को चेंज करने का। तो यहाँ पे सुजुने की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है जिस वजह से आयानोकोजी यहाँ पे क्लास डी का लीडर बन जाता है एंड दिन पे आके, ठीक है ना। जिस वजह से यहाँ पे ए और सी क्लास को जो लग रहा था कि सुजुने क्लास डी की लीडर है वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं और इनके गलत गेस की वजह से इनके पॉइंट्स भी माइनस हो जाते हैं। जहां तक बात है लीडर को गेस करने की, तो आयानोकोजी ने कात्सुरागी के कार्ड का बैक वाला साइड देखा था तो उसे ये चीज तो पता थी कि वो काफी ज्यादा सतर्क है और वो इतनी आसानी से लोगों को पता नहीं चलने देगा कि वो ही लीडर है। जिस वजह से कंफर्म हो गया कि याहिको क्लास ए का लीडर था। उसको ये चीज भी पता थी कि रोएन क्लास सी के साथ क्रूज पे नहीं गया था क्योंकि जब ये लोग रोएन से मिलने के लिए गए थे तो उसने देखा था कि उसकी टेबल पे एक वॉकी टॉकी टाइप रखा हुआ था और जहाँ पे लोगों को इबुकी मिली थी वहाँ पे जमीन के अंदर कुछ गड़ा हुआ था और जब आयानोकोजी ने उस जगह को खोद के देखा था तो वहाँ पे भी एक वॉकी टॉकी था जिससे उसको समझ आ गया कि वॉकी टॉकी के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। जिसका मतलब ये है कि रोएन उस समय आइलैंड पे ही मौजूद था। अब क्योंकि ये लोग अपने कॉन्टेक्ट क्लास बी के साथ खराब नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से कियोटाका ने क्लास बी के लीडर का पता नहीं लगाया क्योंकि उसे पता था कि कनाडा ऑलरेडी उनके क्लास के अंदर स्पाई कर रहा है और वो पता लगा लेगा उनके लीडर का नाम, ठीक है। सुजुने ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या बात है, मतलब तुमने ये सब कैसे किया? मुझे तो लग रहा था तुम्हें ए क्लास पे जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? इससे पहले कि यहाँ पे वो कुछ बोल पाए तो यहाँ पे बाकी के क्लास डी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सुजुने तुमने तो सच में कमाल कर दिया यार, हमने सुना कि तुमने ही ये सब कुछ किया है और क्लास डी की जीत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ये सब लोग काफी ज्यादा चेयर अप करने लग जाते हैं सुजुने को और यहाँ पे सुजुने काफी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है। यहाँ पे जब आयानोकोजी साइड में होता है तो कुशिडा उसके पास आती है और वो उससे बोलती है कि यार मेरे को सुजुने से काफी ज्यादा नफरत है, मतलब उसकी कोई छुपी हुई साइड ही नहीं है यार, वो जैसी दिखती है वो वैसी ही है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ अगर तुम्हें मुझ में और सुजुने में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? तो आयानोकोजी इसका आंसर यही कहता है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद यहाँ पे उसे चाबाशिरा का टेक्स्ट आता है और वो आयानोकोजी को थिएटर में बुलाती है बात करने के लिए। यहाँ पे हमें रोएन का असली मोटिवेशन बताया जाता है कि उसने क्लास ए के साथ जो डील की थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ग्रेजुएशन के एंड तक क्लास ए का हर स्टूडेंट रोएन को 20,000 पॉइंट्स ट्रांसफर करेगा, वो भी हर महीने। तो यार इन दी एंड यहाँ पे हमें अब जाके बताया जाता है कि रोएन का ये फायदा था इसमें, क्योंकि शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि यार रोएन का इन सब चीजों में क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसका प्लान यहाँ पे फेल हो गया था। कात्सुरागी की भी यहाँ पे रेपुटेशन काफी डाउन हो चुकी होती है और उसे पता चलता है कि साकायानागी था वो इंसान जिसने कात्सुरागी के प्लान की पूरी बैंड बजा दी थी क्योंकि उसी ने उनके लीडर का नाम लीक किया था। कुछ समय बाद यहाँ पे आयानोकोजी चाबाशिरा से मिलने के लिए आता है जो कि उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है, लेकिन आयानोकोजी यही पूछता है कि अब मुझे बताओ कि वो कौन आदमी है जो कि मेरे को स्कूल से बाहर निकलवाना चाहता है, क्योंकि अब मैं बिना किसी प्रूफ के तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। तो चाबाशिरा कहती है कि मेरे को तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, इससे भी बड़ा कोई प्रूफ चाहिए तुमको? तो यहाँ पे आयानोकोजी को इकारस से कंपेयर करना शुरू कर देती है और वो थोड़ी देर बाद उसे बताती है
है कि तुम्हारे पिता ने मुझे कांटेक्ट किया था और वो चाहते हैं कि तुम इस स्कूल को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आगे चल के तुम खुद अपनी मर्जी से स्कूल को छोड़ दोगे, तो अब तुम क्या करोगे। तो आयनको जी कहता है कि तुम्हें एक चीज तो पता है ना इकारस के बारे में, कि उसने भी अपने पिता की बात नहीं मानी थी, जिसे सुन के यहाँ पे चाबाशिरा काफी बुरी तरह से हंसती है। जब आयनको जी यहाँ से चला जाता है तो आगे चल के फिर से सुजुना उससे मिलती है और वो कहती है क्या तुमने हिराता को ये बताया कि बाकी क्लासेस के लीडर का नाम मैंने पता किया और इन सब के पीछे मेरा हाथ है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे को किसी कवर की तरह यूज कर रहे हो, चाहते क्या हो तुम। तो आयनको जी कहता है कि मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ दोस्त हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो, ये सब मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किया। ये सुन के यहाँ पे सुजने थोड़ा शर्माने लग जाती है और वो उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन वो यही कहती है साथ ही साथ कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त वगैरह नहीं हूँ, वापस स्कूल जाने के बाद तुम ज्यादा फ्रेंडली मत होना, बस हम क्लास ए में साथ जाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हम साथ में काम कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। जब वो यहाँ पे अपनी बात बोल रही होती है तो आयनको जी मन में ये कहता है कि मुझे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कुशिदा से ना ही हिराटा से, ये सिर्फ और सिर्फ प्यादे है मेरे जीत के लिए। यहाँ पे वो याद करता है व्हाइट रूम को, जहाँ पे उसको एक चीज समझ आई थी कि वो लोगों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टूल्स की तरह करेगा, एक तरीके से उनका इस्तेमाल करके वो जीतेगा। इन दी एंड उसको जीतने से मतलब है और कुछ नहीं, अपने गोल कंप्लीट करने से मतलब है, अंत में आके जीतना ही मैटर करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।